आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। हालांकि मैंने 1.1 का इंट्रोडक्शन पहले भी करवा रखा है, लेकिन वो मैंने लाइव बैच के अंदर करवा रखा है। ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं रिकॉर्डेड वर्जन भी इसका रिकॉर्ड करूँ, है ना। तो इसलिए मैं एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। जो बच्चे पहली बार देखना चाह रहे हैं इस चैप्टर को, तो वो इसको देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है। ठीक है, यही समझ के समझाया गया है कि भैया ये चैप्टर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है, ऐसे ही समझाया है ना। तो आप देख सकते हैं आराम से, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। और अपने दिमाग में एक बात जरूर बिठा लीजिएगा कि भैया ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है। थ्योरेटिकल चैप्टर है तो थ्योरेटिकल चैप्टर की तरह ही इसको समझिएगा। ठीक है, सारी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी कि भाई संबंध के कितने प्रकार होते हैं, फलन के कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा, थ्योरेटिकल चैप्टर है इसलिए, है ना। ये बात मैं पहले इसलिए बता देता हूँ क्योंकि वो क्या होते हैं कि भैया कई बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा पढ़ते हैं उसके बाद फिर पूछते हैं सर प्रैक्टिकल यूज बताओ। प्रैक्टिकल भैया प्रैक्टिकल यूज नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है भैया। ठीक है, तो थ्योरेटिकल चैप्टर को थ्योरेटिकल चैप्टर की तरह ही समझिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं फिर, है ना। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, जो लिखवाऊँ साथ साथ लिख लीजिएगा। चलिए, तो पहले आप हेडिंग डाल लो, अध्याय 1, जो कि है आपका संबंध और फलन, या फिर आप कह लो संबंध एवं फलन, एक ही बात है भाई। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ना, ये क्लास 11th में भी आया था, याद हो तो आपको। क्लास 11th में आपने ये पढ़ा था कि भैया प्रांत कैसे ज्ञात करते हैं, है ना, परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपने ज़्यादातर पढ़ा था क्लास 11th में। यहाँ पे आपको प्रांत परिसर के बारे में नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपको पढ़ना है कि भाई संबंध के कितने प्रकार होते हैं, फलन के कितने प्रकार होते हैं, इनके प्रकारों के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है। सारे के सारे सवाल इनके प्रकारों के बारे में ही है। ठीक है, तो मेन फोकस है कि भैया संबंध के कितने प्रकार होते हैं, फलन के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था ना, उसको एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा, यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा रीकैप। तो क्लास 11th में आपने 3 कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। एक होता था एक होता था आपका कार्तीय गुणन। क्या होता था? कार्तीय गुणन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक आपने पढ़ा था संबंध के बारे में, और एक आपने पढ़ा था फलन के बारे में। इनकी डेफिनेशन जो थी ना, ये क्लास 11th में आपको पढ़ाई गई थी, उसी को मैं दोहरा रहा हूँ बस, देख लीजिए। कार्तीय गुणन, अब कार्तीय गुणन क्या होता है वो समझना ध्यान से। जैसे मान लो कि मेरे पास एक सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। दूसरा सेट है मेरे पास बी, जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5। अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया मुझे ए और बी का कार्तीय गुणन करना है, ए और बी का कार्तीय गुणन करना है, तो दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका हो सकता है कि ए से बी में कार्तीय गुणन कर दूं, दूसरा तरीका हो सकता है कि बी से ए में कार्तीय गुणन कर दूं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं ए से बी में कार्तीय गुणन करना चाहता हूँ, तो उसका सिंबल होता है ये, ए क्रॉस बी लिख देते हैं। इसका मतलब होता है ए से बी में कार्तीय गुणन। ए से बी में कार्तीय गुणन का मतलब क्या है कि ए से बी में आप जोड़े बना लो। ए से बी में कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं? एक बन रहा है जी 1 और 4 का जोड़ा, ठीक है, और एक बन रहा है 1 और 5 का जोड़ा, ऐसे ही 2 और 4 का जोड़ा, 2 और 5 का जोड़ा, और कौन कौन से जोड़ रहे हैं? 3 और 4 का जोड़ा। ठीक है, इसको नीचे लिख देता हूँ, 3 और 4 का जोड़ा, और कौन सा बन रहा है? 3 और 5 का जोड़ा। समझ में आ गई? तो ये जो आपका सेट बना ना, इसी को हम बोलते हैं ए से बी में कार्तीय गुणन। इसी को क्या बोलते हैं? ए से बी में कार्तीय गुणन। ए से बी में कार्तीय गुणन का मतलब ये है कि ए से बी में जितने जितने जोड़े बन सकते हैं उन सबको एक सेट के अंदर बंद कर दो, है ना। तो ये हमने जायज सारे जोड़े बनाए, ए से बी में जितने बन सकते थे उन सबको सेट के अंदर बंद कर दिया। तो ये जो सेट बना ना, इसी को हम बोलते हैं ए से बी में कार्तीय गुणन। उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। बात समझ में आ गई? अब हो सकता है कि आपको बोल दे कि भैया ए से बी में कार्तीय गुणन नहीं चाहिए, हमें तो बी से ए में कार्तीय गुणन चाहिए। तो बी से ए में कार्तीय गुणन कैसे करोगे? तो आप बी से ए में जितने जोड़े बन रहे हैं ना, उन सबका सेट बना लोगे। बी से ए में कितने जोड़े बन रहे हैं? तो आपके से 4 और 1 का जोड़ा बन रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे 4 और 1। एक बन रहा है 4 और 2 का जोड़ा, एक बन रहा है 4 और 3 का जोड़ा, एक बन रहा है 5 और 1 का जोड़ा, इसी तरीके से 5 और 2 का जोड़ा, ऐसे ही 5 और 3 का जोड़ा। ठीक है, तो ये जो आपका सेट बना ना,
इसे को हम बोलते हैं बी से ए में कार्तीय गुणन। बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही आप ए से ए में कार्तीय गुणन भी कर सकते हो। ए से ए में कार्तीय गुणन का मतलब क्या है कि ए से ए में बनने वाले जोड़े बना लो। जैसे ए सेट ये है, ए सेट को मैं वापस से लिख देता हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए। ये देखो, तो ए से ए का कार्तीय गुणन का मतलब क्या है कि आप ए से ए में जोड़े बना लो। ए से ए में कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं? एक बन रहा है जी एक और एक का जोड़ा, एक बन रहा है फिर एक और दो का जोड़ा, फिर एक और तीन का जोड़ा, है ना। और बताओ और कौन कौन सा बन रहा है? तो आप कहेंगे सर दो और एक का जोड़ा, दो और दो का जोड़ा, दो और तीन का जोड़ा, ऐसे ही तीन और एक का जोड़ा, तीन और दो का जोड़ा, तीन और तीन का जोड़ा। तो ये जो आपने सेट तैयार किया है ना, इसको बोलते हैं ए से ए में कार्तीय गुणन। बात समझ में आ गई? ठीक है। कार्तीय गुणन का मतलब क्या है? कार्तीय गुणन का मतलब ये है कि आप जितने जोड़े बन रहे हैं ना, जितने जोड़े बन रहे हैं उनको एक सेट के अंदर डाल दो। बस ये कार्तीय गुणन का मतलब है। ठीक है। ए से बी में कार्तीय गुणन ज्ञात कर रहे हो तो ए से बी में जितने जोड़े बन रहे हैं उनको ढाल दो भाई। बी से ए का कार्तीय गुणन ज्ञात कर रहे हो तो बी से ए में जितने जोड़े बन रहे हैं उनको ढाल दो। ए से ए में कार्तीय गुणन ज्ञात कर रहे हो तो ए से ए में जितने जोड़े बन रहे हैं उन सबको ढाल दो। बात समझ में आ गई? तो ये होता है जी आपका कार्तीय गुणन। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हमने कार्तीय गुणन पढ़ लिया, है ना। अब हम पढ़ते हैं भैया संबंध क्या होता है। तो अब संबंध देखते हैं भाई, संबंध क्या होता है। देखना ध्यान से। संबंध की परिभाषा क्या बोलती है? हम उस समुच्चय को संबंध बोलेंगे, हम उस समुच्चय को संबंध बोलेंगे जो जो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय हो। ठीक है। आपके पास एक सेट है ए, आपने ए क्रॉस ए निकाला। अब ए क्रॉस ए के जितने उपसमुच्चय होंगे ना, सारे के सारे संबंध कहलाएंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1,2। मैंने ए क्रॉस ए निकाला। जब मैं ए क्रॉस ए निकालूंगा इसका मतलब क्या है कि मुझे ए से ए में जोड़े बनाने हैं। अब ए से ए में अगर आप जोड़े बनाएंगे तो कौन कौन से बनेंगे? एक एक, एक दो, दो एक, दो दो। बस समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं ना आपको एक सेट देता हूँ R1। अब इस R1 के अंदर मान लो कि ये एलिमेंट है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो R1 है, क्या मैं इस R1 को ए से ए में एक संबंध बोल सकता हूँ? मैंने R1 सेट दे दिया आपको। अब मैं आपसे ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि क्या मैं इस R1 को ए से ए में एक संबंध कह सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर कोई भी सेट R ए से ए में संबंध तब कहलाता है जब वो R ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय हो। यही तो परिभाषा है संबंध की। तो अगर आप ये पूछो कि R1 ए से ए में एक संबंध है या नहीं है, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या R1 ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है या नहीं है। तो मुझे बताओ कि R1 ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है या नहीं है? इसमें बिल्कुल है। R1 के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए क्रॉस ए के अंदर हैं। तो R1 जो है वो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है। R1 अगर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है तो R1 हमारे क्या कहलाएगा? संबंध कहलाएगा। बस समझ आ गई? मैं दूसरा सेट देता हूँ आपको। तो मैंने R2 दिया आपको, इसके अंदर एलिमेंट जो है वो कुछ इस प्रकार से हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या R2 ए से ए में संबंध कहलाएगा? तो आपने बिल्कुल कहेगा। क्यों? क्योंकि R2 जो है वो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है। R2 के अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे ए क्रॉस ए के अंदर हैं। तो R2 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? एक संबंध कहलाएगा। अब इसी तरीके से मैंने आपको एक और सेट दिया R3, जिसके अंदर एलिमेंट कुछ इस प्रकार से है। ये मान लो कि R3 के अंदर कुछ इस प्रकार से एलिमेंट है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या R3 ए से ए में एक संबंध है? तो आपने से बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि R3 के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए क्रॉस ए के अंदर है। या फिर आप कह लो कि जो R3 है वो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है। अगर R3 ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है, कोई भी सेट अगर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है तो उसको संबंध बोलेंगे। तो ये भी हमारा संबंध है। बस समझ में? एक एग्जाम्पल और ले लो। ये सेट ले लिया मैंने R4। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या R4 हमारा एक संबंध है? क्या R4 ए से ए में एक संबंध है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि R4 जो है वो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है। कक्षा 11 में आपने एक बात सीखी थी कि जो रिक्त समुच्चय होता है ना वो हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यानी कि जो R4 है ना ये इसका उपसमुच्चय है बेटा। ठीक है। जो रिक्त समुच्चय होता है ना वो हर किसी का उपसमुच्चय होता है। तो R4 जो है वो इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है। और अगर ये इसका उपसमुच्चय है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है वो ए क्रॉस ए का, या फिर आप कह लो कि R4 जो है वो ए से ए में एक संबंध है।
बात समझ में आ गई। यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद भी रहे। यहाँ लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा R1 कोमा R2 कोमा R3 कोमा R4, ए से ए में संबंध है। ए से ए में क्या बेटा, संबंध है। ए से ए में कहूँ या फिर ए पर कहूँ, एक ही बात है बेटा। ए से ए में कह लो या फिर आप कह लो कि ए पर, दोनों बातें सेम हैं। ठीक है, तो कोई भी आर, कोई भी सेट ए से ए में संबंध तब कहलाता है जब वो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय हो। सीधी बात है, कोई भी सेट ए में संबंध तब कहलाता है जब वो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय हो। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखवाया है ना, ये आपको थोड़ा सा अभी हजम नहीं हुआ होगा क्योंकि नई चीज़ है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा ना तो ये चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। बस आपको धैर्य से सुनते जाना है सारी की सारी चीज़ों को, पेशेंस के साथ इस लेक्चर को अटेंड करते जाना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चिंता मत करिए, क्वेश्चन कराऊंगा ना तो ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी भाई। ठीक है, लेकिन सुनते जाइए, बस पूरा लेक्चर देखते जाइए। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने कार्त्रिकोण पढ़ लिया। कार्त्रिकोण का मतलब होता है कि भैया, कार्त्रिकोण का मतलब होता है कि भैया जोड़े बनाने हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं आपसे कह दूं कि भैया ए से ए का कार्त्रिकोण बताओ, तो ए से ए में जितने जोड़े बन सकते हैं उन सबका जो सेट होगा उसको कार्त्रिकोण बोलेंगे। फिर हमने पढ़ा संबंध के बारे में। संबंध क्या होता है, संबंध होता है ए क्रॉस ए के जितने भी उपसमुच्चय है ना उनको संबंध बोलते हैं। ए क्रॉस ए के जितने भी उपसमुच्चय हैं, ए क्रॉस ए के जितने भी उपसमुच्चय हैं उन सबको क्या बोलेंगे, संबंध बोलेंगे। जैसे मान लो कि ए क्रॉस ए ये है, अब इसके जितने भी उपसमुच्चय है ना उसको संबंध बोलेंगे। जैसे इसका उपसमुच्चय ये है तो ये संबंध है, इसका उपसमुच्चय ये है तो ये संबंध है। बात समझ आ गई, इसका उपसमुच्चय ये है तो ये संबंध है, इसका उपसमुच्चय ये है तो ये संबंध है। बात समझ आ गई, ए क्रॉस ए के जितने भी उपसमुच्चय हैं उन सबको क्या बोलेंगे बेटा, संबंध बोलेंगे। अब फलन क्या होते हैं वो देख लो आप, यहाँ पे लाइन खींच के लिख रहा हूँ। फलन, तो फलन जो है ना वो स्पेशल टाइप के संबंध होते हैं। इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, फलन स्पेशल टाइप के संबंध होते हैं। और इनमें स्पेशलिटी क्या होती है, इनमें स्पेशलिटी ये होती है कि हर बच्चे का बाप होना चाहिए और केवल एक बाप होना चाहिए। है ना, अब कहेंगे सर यहाँ पे मैथमेटिक्स में बच्चा बाप कहाँ से आ गया, तो मैं समझाता हूँ। पहले यहाँ पर परिभाषा लिखो, आप लिखो फलन स्पेशल टाइप के संबंध होते हैं जहां हर बच्चे का बाप होता है। हर बच्चे, बच्चे का यहाँ पे मतलब क्या है, बच्चे का मतलब है प्रांत के एलिमेंट्स, प्रांत के अवयव। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख भी देता हूँ, प्रांत के अवयव का बाप होता है। बाप का यहाँ पे मतलब है प्रतिबिंब। ठीक है, और केवल एक बाप होता है, और केवल एक बाप होता है। अब इसको मैं समझाता हूं, आपको ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं, मान लो कि एक सेट है हमारे पास ए। ठीक है, अब सेट को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। तो उसमें से एक तरीका होता है तीर आरेख वाला। तो मैं तीर आरेख के माध्यम से इसको समझा रहा हूँ, यहाँ पे जल्दी से समझ में आ जाएगा। मान लो कि एक सेट आपके पास ए और दूसरा सेट भी आपके पास है ए। ठीक है, ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके अंदर भी 1 2 3 होंगे, है ना। तो जो ए है वो संबंधित है, जो एक है वो संबंधित है मान लो 2 से। ठीक है, 2 जो है वो 3 से संबंधित है, 3 जो है वो मान लो 1 से संबंधित है। बात समझ में आ गई। ठीक है, या फिर आप अगर इसको समझना चाहें तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि भैया कोई एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, है ना। और ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ए क्रॉस ए के अंदर ए से ए में बनने वाले जितने भी जोड़े हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, उनको मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक संबंध लिख देता हूँ। मान लो कि एक संबंध है आर, और संबंध जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि भैया एक जो है वो 2 से संबंधित है, 2 जो है वो 3 से संबंधित है, 3 जो है वो 1 से संबंधित है। कुछ इस प्रकार से संबंध है मान लो। ठीक है, ये ए सेट हो गया और ये हमारा एक संबंध हो गया। अब मैं इसको संबंध बोल सकता हूँ ना। संबंध की परिभाषा क्या थी, संबंध हम उसको बोलेंगे जो ए क्रॉस ए का सबसेट हो, ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय हो। अगर आप आर को देखेंगे ना तो आर जो है वो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है। ए क्रॉस ए अगर आप निकाल लेंगे ना, ए क्रॉस ए अगर आप निकाल लेंगे तो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय जो होगा ना वो ए क्रॉस ए के बहुत सारे उपसमुच्चय होंगे, उनमें से एक उपसमुच्चय ये भी पाएगा। बस समझ में आ गया? तो आर जो है वो ए पर संबंध है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आर ए पर फलन है या नहीं है। आर ए पे तो संबंध है, ये तो साफ साफ दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर जितने एलिमेंट है वो ए सेट के अंदर है, तो आर ए पे संबंध है, गारंटेड।
लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आर ए पर फलन है या नहीं है। तो आर ए पे फलन कब होगा, आर ए पे फलन तब होगा जब जब हर बच्चे का बाप होगा और केवल एक बाप होगा। अब इसका क्या मतलब है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस संबंध को इस तीर आरेख के माध्यम से लिख लिया। अब यहाँ पे जल्दी समझ में आ जाएगा। अब ये जो ए सेट है ना, ये जो पहले वाला सेट है, इसको तो हम बोलेंगे बच्चे, इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या लेंगे, बच्चे। और जो दूसरे वाला सेट है, इसके एलिमेंट्स को हम बोलेंगे बाप। ठीक है, अब आप ये देखो कि क्या हर बच्चे का बाप है या नहीं है, या फिर आप कह लो कि क्या प्रांत के, इसको मैथमेटिक्स की भाषा में प्रांत बोलते हैं बेटा, यहाँ लिख दूं क्या, छोटा सा लिख देता हूँ प्रांत। ये प्रांत होता है पूरा पूरा, और ये पूरा पूरा सहप्रांत होता है। ठीक है, तो ये जो आर है वो ए पर संबंध तो है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि क्या आर ए पर फलन है या नहीं है। तो आप ये कैसे चेक करेंगे, आप ये देखेंगे कि क्या प्रांत के प्रत्येक अवयव का, क्या प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये चेक करेंगे। तो आप देखो, एक का प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। दो का प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। तीन का प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। यानी कि हर बच्चे का बाप है। ठीक है, हर बच्चे का बाप है, या फिर आप कह लो कि हर एलिमेंट का प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी आपको क्या बात देखनी है कि केवल एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। अब देखिए, इसका जो है सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसका जो है सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसका जो है एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि हर बच्चे का बाप है और केवल एक ही बाप है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो संबंध है वो फलन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आर जो है वो ए पर फलन भी है। संबंध तो है ही, लेकिन साथ साथ में फलन भी है। आर ए पर फलन क्यों है, क्योंकि क्योंकि हर बच्चे का बाप है और केवल एक बाप है, इसलिए फलन है। बात समझ गई। अब जैसे मान लो कि एक जो है वो दो से भी कनेक्ट होता, और मान लो कि एक जो है वो हमारा तीन से भी कनेक्ट होता, एक जो है वो हमारा तीन से कनेक्ट होता। अब यहाँ पे है ना, ये फलन निकला था, संबंध तो कहलाता लेकिन फलन निकला था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर बच्चे का बाप है, लेकिन ये जो ये वाला बच्चा है ना, इसके दो बाप है, ये और ये, तो ये फलन निकला था। बात समझ गई। फलन तभी कहलाएगा जब हर बच्चे का बाप हो, केवल एक बाप हो। क्लियर है। अच्छा, कुछ और केस ले लो। जैसे मान लो कि लेट्स से कि एक दो से कनेक्ट है और दो जो है वो भी दो से कनेक्ट है, मान लो ये दो है, ये जो दो है ये दो से भी कनेक्ट है, मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर बच्चे का बाप है या नहीं है, आपको सब बिल्कुल हर बच्चे का बाप है, और केवल एक बाप है या नहीं है। तो आपको सर केवल एक बाप चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं, एक के कितने बाप हैं, एक बाप है। दो के कितने बाप हैं, आप कहेंगे सर दो के हमारे पास दो बाप हैं, एक ये और एक ये, तो ये हमारा फलन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस बच्चे के दो बाप हो गए। ठीक है, परिभाषा क्या बोलते हैं कि हर बच्चे का बाप होना चाहिए, केवल एक बाप होना चाहिए, तो यहाँ पे इस दो के दो बाप हो गए, तो ये हमारा फलन नहीं है। ठीक है जी, कुछ और केस लेते हैं। लेट्स से कि हम ले लेते हैं, मैं काम करता हूं, मैं एक काम करता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। मैं एक काम करता हूँ, एक को दो से कनेक्ट करने के बजाय, एक को दो से कनेक्ट करने के बजाय मैं एक को तीन से कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये अब फलन है। तो आप कहेंगे सर हर बच्चे का बाप होना चाहिए, हर बच्चे का बाप तो है भाई, हर कोई कनेक्ट हो रहा है, तो हर बच्चे का बाप तो है, और केवल एक बाप होना चाहिए। अब केवल एक बाप है या नहीं चेक कर लेते हैं। इसके कितने बाप हैं, आप कहेंगे सर इसका एक बाप है। इसके कितने बाप हैं, एक बाप है। अरे भाई इसका एक बाप है और इसका भी एक ही बाप है, समझ लो। दो बच्चों के एक बाप हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के दो बाप नहीं हो सकते। रियल लाइफ में कनेक्ट करके सोचो ना भाई, दो बच्चे हैं उनका एक बाप हो सकता है ना, लेकिन एक बच्चे के दो बाप हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, तो दो बच्चों का एक बाप चलेगा, है ना, क्योंकि इसका भी अगर आप देखें तो केवल एक ही बाप है, इसका भी अगर आप देखें तो केवल एक ही बाप है, तो ये फलन की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है। बात समझ आ गई। तो इसका भी एक ही बाप है, इसका भी एक ही बाप है, इसका भी एक ही बाप है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि भैया इस संबंध में ये वाला जो संबंध है ना, ये वाला जो संबंध है, इसके अंदर हर बच्चे का बाप है और केवल एक ही बाप है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। ये जो संबंध है क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। बात समझ आ गई। कोई भी संबंध फलन तब कहलाता है जब हर बच्चे का बाप हो और केवल एक बाप हो। क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज होती है बेटा। बात समझ आ गई। ठीक है, तो कोई भी संबंध फलन कब कहलाएगा, जब हर बच्चे का बाप हो और केवल एक बाप हो। समझ में आ गया। ठीक, तो ये सारी की सारी चीज आपने क्लास 11th में पढ़ी थी। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th का आपको रिवाइज कराया है। क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले कार्तिक गुणन पढ़ा था। कार्तिक गुणन का मतलब होता है जोड़े बनाना। जैसे आप ए से ए में कार्तिक गुणन ज्ञात करना चाहते हैं, तो ए से ए में जितने जोड़े बन सकते हैं उन सबको लिख दो।
ठीक है। संबंध क्या होता है? संबंध ए से ए में जो कार्तीय गुणन है उसका उपसमुच्चय होता है, या फिर आप कह लो कि जो संबंध है वो एक रो से का उपसमुच्चय होता है। जैसे ये एक रो से है, इसके जितने उपसमुच्चय होंगे, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये सारे के सारे संबंध कहलाएंगे। ये सारे के सारे ए से ए में संबंध कहलाएंगे, या फिर आप कह लो ये सारे के सारे ए पर संबंध कहलाएंगे। ए से ए में संबंध कहूँ या फिर ए पर संबंध कहूँ, बात एक है। फलन क्या होता है? फलन जो है स्पेशल टाइप का संबंध होता है। स्पेशलिटी क्या होती है कि हर बच्चे का बाप होना चाहिए और केवल एक बाप होना चाहिए। हर बच्चे का बाप होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि प्रांत के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सबकी इमेज होनी चाहिए, उन सबकी प्रतिबिंब होना चाहिए और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी हम उस संबंध को फलन बोलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिकैप करा दिया। अब हम आते हैं क्लास 12 वाली चीज पे। ठीक है, जितना समझाया है सिर्फ उतना समझिए, है ना। आप हो सकता है कि इसके अंदर और घुसना चाहें, लेकिन आपको और घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 11 वाली चीज थी ना बेटा। अगर आप और घुसेंगे तो फिर पूरा क्लास 11 आपको रिवाइज करना पड़ेगा, उतना समय नहीं है हमारे पास, है ना, और ना ही उतना घुसना है अपने को। हमें क्लास 12 पे फोकस करना है। तो क्लास 11 के लिए जितना जरूरी था वो मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप लिख लीजिए। थोड़ा बहुत समझ में आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बार लिख लीजिए और जितना समझ में आया है उसको समझते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, ज़्यादा इसके अंदर घुसने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इनका यूज नहीं होगा ना। यूज तब होगा जो क्लास 12 में पढ़ाऊंगा मैं। तो क्लास 12 की शुरुआत करते हैं भाई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 12 के अंदर आपको इनके प्रकारों के बारे में पढ़ना है। आपको यह पढ़ना है कि भाई संबंध के कितने प्रकार होते हैं, फलन के कितने प्रकार होते हैं, इनके प्रकारों से संबंधित प्रश्न भी आपको पढ़ने हैं। तो वही चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए संबंधों के प्रकार, या फिर आप कह लो संबंध के प्रकार। ठीक है, तो संबंधों के कितने प्रकार हैं? संबंधों के वैसे तो 3 प्रकार होते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में आपको 4 प्रकार भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें 4 प्रकार दिए हुए हैं, तो हम भी 4 ही प्रकार समझते हुए करेंगे। ज्यादातर यूज होता है 3 प्रकार का, 3 प्रकार से संबंधित प्रश्न ही आते हैं, लेकिन चौथा प्रकार जो छोटा सा ही है। ठीक है, तो इनके प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार देखिए, पहला प्रकार आपका समतुल्य संबंध। अब समतुल्य संबंध क्या होता है वो समझिएगा। पहले इसकी परिभाषा लिख देता हूं, और इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रट लीजिएगा इसकी परिभाषा को। ठीक है, तो समतुल्य संबंध की परिभाषा क्या है? समतुल्य संबंध की परिभाषा ये है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो जो संबंध है वो हमारा समतुल्य संबंध कहलाएगा। ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो हमारा समतुल्य संबंध कहलाता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास एक सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। मैंने आपको एक संबंध दे दिया R1, जिसके अंदर जो जोड़े हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या R1 समतुल्य संबंध है या नहीं है? तो R1 समतुल्य संबंध कब कहलाएगा? इसकी परिभाषा देखो। परिभाषा ये बोलती है कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है ना उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए, तभी वो समतुल्य संबंध कहलाएगा। तो ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 है जी, 2 है जी, 3 है। तो आप ये देखो कि क्या 1 का 1 से जोड़ा संबंध के अंदर है? हमसे बिल्कुल है। तो ये जो एलिमेंट है ना इसने टेस्ट को पास कर लिया। फिर आप देखो कि क्या 2 का 2 से जोड़ा संबंध के अंदर है? आपसे बिल्कुल है, तो इस 2 ने भी टेस्ट को पास कर लिया। क्या 3 का 3 से जोड़ा संबंध के अंदर है? आपसे बिल्कुल है, तो इस 3 ने भी टेस्ट को पास कर लिया। ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है ना उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समतुल्य संबंध है, नहीं तो नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट थे जी, और तीनों का खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो R1 है ये हमारा समतुल्य संबंध है। बस समझ में आ गई। और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने एक संबंध ले लिया R2। इसके अंदर जो जोड़े हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। मान लो कि कुछ इस प्रकार का संबंध है ये, जिसके अंदर ये 2 जोड़े हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या R2 समतुल्य संबंध है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर समतुल्य संबंध की परिभाषा क्या थी कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है ना उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब ये समतुल्य संबंध कब होगा? जब ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनका खुद से खुद का जोड़ा इसके अंदर हो। तो जैसे 1 का खुद से खुद का जोड़ा तो है इसके अंदर, तो इसने तो टेस्ट पास कर लिया भाई। 2 का खुद से खुद का जोड़ा भी है इसके अंदर, तो 2 ने भी टेस्ट पास कर लिया। लेकिन 3 का खुद से खुद का जोड़ा इसके अंदर नहीं है, तो 3 ने टेस्ट पास नहीं करा। अगर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो टेस्ट पास नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संबंध है वो समतुल्य संबंध नहीं है। ये जो संबंध है ये समतुल्य संबंध नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हमें 3 का 3 से जोड़ा नहीं दिख रहा। बस समझ गई। हर एलिमेंट का खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी वो संबंध समतुल्य संबंध कहलाएगा।
तो यहाँ पे हमने देखा कि भैया 3 का 3 से जुड़ा नहीं है, तो ये समतुल्य संबंध नहीं है। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, मुझे बताओ कि क्या ये समतुल्य संबंध है। तो आप कहेंगे सर आप ये चेक करो कि क्या हर एलिमेंट का खुद से खुद का जोड़ा इसके अंदर है या नहीं है। तो इसका खुद से खुद का जोड़ा इसके अंदर है, आपको से बिल्कुल है, तो इसने टेस्ट पास कर लिया। इसका खुद से खुद का इसके अंदर है, बिल्कुल है, इसने टेस्ट पास कर लिया। इसका खुद का खुद से जोड़ा इसके अंदर है, आपने बिल्कुल है, तो इसने टेस्ट पास कर लिया। तो हमने देखा कि भैया इसके जितने एलिमेंट थे ना उनका खुद से खुद का जोड़ा इसके अंदर था। फालतू चाहे कुछ भी लिखा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, खुद से खुद का जोड़ा इसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे खुद से खुद का जोड़ा था, तो इसलिए ये जो हमारा ये समतुल्य संबंध है। पसंद आ गई, क्लियर है। तो समतुल्य संबंध की परिभाषा क्या है कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समतुल्य संबंध है, नहीं तो नहीं है। क्लियर है। चलिए अब आ जाइए आप अगले टाइप के संबंध पे। जो दूसरे टाइप का संबंध है वो है आपका सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध क्या होता है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले। सम्मित संबंध की परिभाषा ये है कि भैया अगर कोई जोड़ा संबंध में है तो उसका उल्टा भी संबंध के अंदर होना चाहिए। अगर कोई जोड़ा संबंध के अंदर है तो उसका उल्टा भी संबंध के अंदर होना चाहिए, तब वो सम्मित संबंध कहलाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये ए सेट है कुछ इस प्रकार से, और इस पे जो संबंध है वो कुछ इस प्रकार से है जिसके अंदर ये जोड़े हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या जो R1 है वो सम्मित संबंध है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, आप मुझे इसकी परिभाषा देखो। इसकी परिभाषा क्या बोलती है कि आर सेट के अंदर का कोई जोड़ा है तो उसका उल्टा भी उसके अंदर होना चाहिए। तो इसका यही तो मतलब है कि भैया जितने जोड़े हैं उनका उल्टा भी इसके अंदर होना चाहिए। देख लेते हैं, क्या इसका उल्टा इसके अंदर है, आपसे बिल्कुल है, इसका उल्टा ये खुद ही है, तो इसका उल्टा इसके अंदर है। बस समझा कि उल्टा मतलब 1,1 है ना, अब इसको पलट दो, 1,1 को पलटोगे तो 1,1 ही होगा। तो क्या 1,1 इसके अंदर आपको दिख रहा है, आपसे बिल्कुल दिख रहा है, तो इस जोड़े ने टेस्ट को पास कर लिया। बस समझा कि जो समतुल्य संबंध था ना उसके अंदर एलिमेंट्स टेस्ट को पास करते थे, यहाँ पे जोड़े के अंदर वाली जो चीज है वो टेस्ट को पास करेंगे। ठीक है, तो इस जोड़े ने टेस्ट को पास कर लिया, तो डेफिनेशन यही है, जोड़े पे डेफिनेशन है। पिछली बार जो था वो एलिमेंट्स पे डेफिनेशन थी, ठीक है, अवयवों पे डेफिनेशन थी। एलिमेंट्स और अवयव एक ही चीज है भाई, कई बार मैं एलिमेंट्स बोल दूंगा, कई बार अवयव बोल दूंगा, तो आप समझ जाइएगा। अच्छा, क्या इसका उल्टा इसके अंदर है, इस संबंध के अंदर, आपको बिल्कुल है। 1,2 का उल्टा क्या होता है, 2,1, क्या 2,1 आपको दिख रहा है, आपको बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस जोड़े ने टेस्ट को पास कर लिया। क्या इसका उल्टा आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा, तो इस जोड़े ने टेस्ट को पास कर लिया। तो हमने देखा कि भैया इस संबंध के अंदर जितने जोड़े थे उन सबका उल्टा भी संबंध के अंदर था। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संबंध है वो हमारा सम्मित संबंध है। बात समझ आ गई। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, ये देखिए, क्या ये सम्मित संबंध कहलाएगा, आप में से इसका उल्टा है जी, तो इसने टेस्ट पास कर लिया। इसका उल्टा है, आपके इसका उल्टा तो नहीं है भैया, 1,2 का उल्टा 2,1 होता ना, 2,1 दिख रहा है यहाँ पे, नहीं है, तो इसने टेस्ट को फेल कर दिया। अगर एक भी जोड़ा आपको ऐसा मिल गया जो कि टेस्ट को फेल कर रहा है, तो ये पूरा जोड़ा, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा पूरा संबंध है ना, इस सम्मित संबंध निकलाएगा। ठीक है, अगर एक भी जोड़ा टेस्ट को फेल कर रहा है तो पूरा संबंध टेस्ट को फेल कर जाएगा, सीधी बात ये। ठीक है, तो ये जो संबंध है वो हमारा सम्मित संबंध नहीं है। क्यों, क्योंकि 1,2 तो इसके अंदर है लेकिन 2,1 इसके अंदर नहीं है, इसका उल्टा इसके अंदर नहीं है, इसलिए सम्मित संबंध नहीं है। बस समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल और ले लो भाई, मैंने लिख दिया कुछ इस प्रकार से, क्या ये सम्मित संबंध है, तो आपको से इसका उल्टा तो है जी, तो इसने टेस्ट पास कर लिया। इसका उल्टा है जी, ये रहा, तो इसने टेस्ट पास कर लिया। इसका उल्टा नहीं है, 1,3 का उल्टा यानी कि 3,1, 3,1 यहाँ पे दिख रहा है आपको कहीं पे, अब सर नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या है कि इसने टेस्ट फेल कर दिया। कोई एक भी जोड़ा ऐसा हो गया जो कि टेस्ट को फेल कर रहा है तो पूरा का पूरा संबंध फेल हो जाएगा। तो ये जो संबंध है वो हमारा सम्मित संबंध नहीं है। बात क्लियर है भैया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि भैया सम्मित संबंध क्या होता है, तो कि संबंध के अंदर अगर कोई जोड़ा है, संबंध के अंदर अगर कोई जोड़ा है, ये परिभाषा ज्यादा अच्छी है, संबंध के अंदर अगर कोई जोड़ा है ना तो उसका उल्टा भी उसके अंदर होना चाहिए, तभी हम उसको सम्मित संबंध बोलते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ठीक है, अब आ जाओ आप अगले टाइप के संबंध पे। समतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, अब आ जाओ आप संक्रामक पे। हेडिंग डालो संक्रामक संबंध।
संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या बोलती है? संक्रामक संबंध की परिभाषा बोलती है कि भैया अगर ए बी टाइप का कोई जोड़ा संबंध के अंदर है, बी सी टाइप का कोई जोड़ा संबंध के अंदर है, तो ए सी टाइप का जोड़ा भी अगर संबंध के अंदर मिल गया तो वो हमारा संक्रामक संबंध कहलाएगा। संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या है कि अगर ये जोड़े संबंध के अंदर है ना, अगर ये जोड़े संबंध के अंदर हैं, ए बी और बी सी टाइप के जोड़े संबंध के अंदर हैं, तो ए सी टाइप का जोड़ा भी संबंध के अंदर होना चाहिए। अगर ये मिल गया तो वो संक्रामक संबंध है। बस समझ गई? अगर ये हैं तो इसे ढूंढना है। वापिस समझ लो, अगर ये हैं तो इसे ढूंढना है। बस समझ गई? अगर ये नहीं मिले तुमको तो इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक संक्रामक हो जाएगा। अब इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और मैं एक संबंध ले लेता हूँ R1 जिसके अंदर जो जोड़े हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि बताओ ये संक्रामक संबंध है या नहीं है? तो संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या है? संक्रामक संबंध की परिभाषा है कि भैया अगर ये इस टाइप के कोई जोड़े हमें मिल गए तो हमें इसको देखना है। ठीक है, तो चेक करते हैं। एक एक जोड़े को उठा लो। जैसे ये वाला जोड़ा है, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, तो ये ए बी टाइप का जोड़ा हो गया। अब ए बी टाइप का जोड़ा आपको मिल गया। अब आप बी सी टाइप का जोड़ा ढूंढो। बी सी टाइप का जोड़ा मतलब ऐसा जोड़ा ढूंढो जो कि एक से स्टार्ट हो रहा है। अब एक से स्टार्ट होने वाला जोड़ा कौन सा है आपका सर? एक से स्टार्ट होने वाला जोड़ा तो एक तो ये खुद ही है और एक ये है। अगर मैं इस खुद को लूंगा, अगर मैं इस खुद को ही लूंगा, तो खुद को लूंगा इसका मतलब क्या है कि मैं इसी को बी सी मान रहा हूँ, तो ए सी क्या हो जाएगा? ये खुद ही हो जाएगा। तो अगर मैं इसको खुद को लेता हूँ तो ये जोड़ा टेस्ट को पास कर रहा है। ठीक है, फिर मैं इसको देखता हूँ। अगर मैं बी सी इसको लूँ, क्योंकि एक से स्टार्ट होना ये भी तो है ना, अगर मैं बी सी इसको लूँ तो ए सी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा जी 1 2। बात समझ गई भाई? ए बी मैंने इसको माना, अब मुझे बी सी वाला जोड़ा ढूंढना है। बी सी वाला जोड़ा ढूंढना है, इसका मतलब क्या है कि भैया उस जोड़े की स्टार्टिंग यहाँ से होनी चाहिए, एक से। अब एक से स्टार्ट होना जोड़ा ये भी है और ये भी है। अगर मैं इसको ले रहा हूँ तब तो ये टेस्ट पास कर रहा है, ये वाला जोड़ा। अगर मैं इसको लूंगा, अगर मैं इसको बी सी मानूंगा, तो ए सी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा जी 1 2। अब आप देखो कि क्या 1,2 इसके अंदर दिख रहा है आपको? आपको से बिल्कुल 1,2 इसके अंदर दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस जोड़े ने टेस्ट को पास कर लिया। पसंद आ गई? नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाएगी। तो इस जोड़े ने टेस्ट को पास कर लिया। अब इसको इसकी बारी है, इसको देखते हैं कि ये टेस्ट को पास करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं इसको ए बी मान लेता हूँ। अब अगर मैं इसको ए बी मानूंगा तो मुझे बी सी चाहिए, यानी कि ऐसा जोड़ा चाहिए जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 से स्टार्ट होना जोड़ा कौन सा है? ये वाला है, तो ये हमारा बी सी हो जाएगा। तो अब ए सी ढूंढो, ए सी मिले, ए सी, अब ए सी को ढूंढो भाई। ए सी क्या हो जाएगा? 1,1। क्या 1,1 तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है? आपसे बिल्कुल दिख रहा है, तो इस जोड़े ने टेस्ट को पास कर दिया। बस समझा गई? अच्छा जी, और देखते हैं। अब मैं इसको ए बी बोल देता हूँ। अगर मैं इसको ए बी बोलूंगा तो बी सी क्या हो जाएगा? जो कि 1 से स्टार्ट हो। 1 से स्टार्ट ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अगर मैं इसको लूंगा, अगर मैं बी सी इसको मानूंगा तो ए सी क्या हो जाएगा? बी सी इसको मानूंगा तो ए सी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा जी 2,1। क्या 2,1 आपको दिख रहा है? आपको से बिल्कुल। तो इस जोड़े ने इस जोड़े के लिए टेस्ट को पास कर लिया। इस जोड़े ने इस जोड़े के लिए टेस्ट को पास कर लिया। लेकिन ये वाला जोड़ा तो रह रहा है ना, तो इसको उठा लो, इसको बी सी मान लो आप। ठीक है, अगर ए बी ये है, बी सी ये है, तो ए सी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा जी 2,2। क्या 2,2 आपको दिख रहा है? आपको से नहीं दिख रहा, तो इस जोड़े ने टेस्ट को फेल कर दिया। पसंद आ गई? इस जोड़े ने टेस्ट को पास, इस जोड़े ने टेस्ट को फेल कर दिया। क्यों कर दिया? वापस समझो। इसको मैंने ए बी माना, अब मुझे एक से स्टार्ट होने जोड़े चाहिए थे। अब एक से स्टार्ट वाला जोड़ा ये भी था, ये भी था। जब मैंने इस जोड़े को लेकर काम किया तब तो टेस्ट पास, जब तो टेस्ट पास कर रहा था ये। लेकिन जब मैंने इस जोड़े को लेकर काम किया तब इसने टेस्ट को फेल कर दिया। और अगर आपको एक भी जोड़ा ऐसा मिल जाए जो कि टेस्ट को फेल कर रहा हो तो पूरा का पूरा संबंध फेल हो जाता है। यानी कि ये जो संबंध है ये हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2,1 था, फिर हमने 1,2 देखा, 1,2 भी था, लेकिन 2,2 नहीं मिला हमें। अगर ये हैं तो आपको इसको ढूंढना है। अगर ये मिल गया तो संक्रामक है, नहीं तो नहीं है। तो हमने क्या देखा कि भैया ये तो थे, लेकिन जब हमने एसी को ढूंढा तो एसी नहीं मिला, इसलिए संक्रामक नहीं है। बस समझ में आगे? अब जो तरीके से मैंने समझाया है ना, ये हो सकता है कि आपको कम समझ में आया हो। ठीक है, अब मैं इसी को थोड़ा सा शॉर्ट वे में समझाता हूँ, जल्दी समझ में आएगा, एक ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ, ध्यान से समझो। आपको कोई संबंध दे दे, मान लो ये संबंध दे दिया और आपसे पूछ लिया भैया संक्रामक है या नहीं है, तो उसको पता करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर खुद से खुद का जोड़ा बन रहा है ना, तो वो तो टेस्ट को हमेशा पास करेंगे ही करेंगे, चाहे वो समतुल्य हो, चाहे सम्मित हो, चाहे संक्रामक हो, तीनों में ही टेस्ट को पास करेंगे ही करेंगे। तो आप क्या करिए, इन पे पहले टिक मार दो, इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो टेस्ट पास करेंगे करेंगे, 100% करेंगे। जो बच गए ना बस उनको देख लो आप, है ना। अब इनको देख लेते हैं। अगर मैं इसको ए बी मानूंगा तो बी सी क्या हो जाएगा? जो कि 2 से स्टार्ट हो।
2 से स्टार्ट होना ये है, ठीक है। अब AC को ढूंढो, AC क्या हमारा, AC है जी 1,1, क्या 1,1 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो इसने टेस्ट को पास कर लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको भी बोल दो, तो BC क्या हो जाएगा, जो कि 1 से स्टार्ट हो। अब 1 से स्टार्ट होना ये भी है, ये भी है, ये तो हमेशा टेस्ट को पास करेगा ही करेगा, तो इसको छोड़ दो, इसको देखो, ये तो टेस्ट को पास करना है ना, मैं ये तो बोला कि भैया खुद का खुद से जोड़ा जो है ना, वो तो हमेशा टेस्ट को पास करेगा ही करेगा, चाहे समतुल्य में हो, सममित में हो, संक्रामक में हो, तो टेस्ट को पास करना ही करना है, ठीक है। तो इसको भूल जाओ, इसको देखो आप, मतलब इसको भूल जाओ का मतलब ये है कि ये तो टेस्ट पास कर लिया, इसको देखो, ए बी ये है तो बी सी ये हो गया, ए सी क्या होगा, जो ए सी होगा जी 2,2, क्या 2,2 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो यानी कि इसने टेस्ट को फेल कर दिया। अगर एक भी जोड़ा ऐसा मिल गया जो कि टेस्ट को फेल कर रहा है, तो पूरा का पूरा संबंध जो है वो टेस्ट को फेल करेगा। इसका मतलब ये हुआ, कि ये जो संबंध है वो हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। और एग्जाम्पल देखता हूँ, और एग्जाम्पल देता हूँ, तब समझ में आएगा। जैसे मान लो कि मैंने ऐसा लिख दिया, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये संक्रामक संबंध है, तो उसकी ट्रिक क्या बताई कि जो खुद का खुद से जोड़ा बन रहा है ना, उस पर पहले टिक मार दो। तो हमने देखा कि भैया तीनों के तीनों जोड़ों पे टिक मर गया, यानी कि तीनों के तीनों जोड़ों ने टेस्ट को पास कर लिया और कोई जोड़ा बचा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है। बस ट्रिक से तुरंत पता चल गया, बस ना आगे। अच्छा जी, और एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने लिख दिया कुछ ऐसे, अब खुद से खुद का कोई जोड़ा मिल नहीं रहा है ना, तो आपको हर एक जोड़े को चेक करना पड़ेगा। इस जोड़े को चेक करो, अगर मैं इसको ए बी बोलूंगा तो BC क्या हो जाएगा, जो कि 2 से स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट होना ये है ना, तो ये BC हो गया। अगर ये AB है, ये BC है, तो AC क्या होगा, 1,1, क्या 1,1 आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो इसने टेस्ट को फेल कर दिया, इसने टेस्ट को फेल कर दिया, तो इसने भी टेस्ट को फेल कर दिया, यानी कि ये संक्रामक संबंध नहीं है। और एग्जाम्पल ले लो, मैंने लिख दिया कुछ इस प्रकार से, बस ऐसा लिख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या संक्रामक संबंध है, तो संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या है, कि आप, संक्रामक संबंध की परिभाषा यह है कि अगर ये हैं तो इसको ढूंढो। संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या है कि अगर ये है ना भाई, तब इसको ढूंढना है, अगर ये नहीं है ना तो ऑटोमेटिक संक्रामक बोलेंगे उसको, परिभाषा यही है। अगर ये है तो इसको ढूंढो, अगर ये नहीं मिल रहे तुमको तो इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही संक्रामक हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ए बी तो है, लेकिन BC नहीं है, तो परिभाषा क्या बोलती है कि अगर ये है तो इसको ढूंढना है। तो हमने क्या देखा कि भैया यहाँ पे ए बी BC जैसा जोड़ा है ही नहीं, भाई ए बी तो है लेकिन BC जैसा तो जोड़ा है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें AC को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक संक्रामक हो जाएगा। अब ऐसे कैसे हो रहा है, समझो ध्यान से, परिभाषा को देखो ना, परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। परिभाषा क्या बोल रही है कि भैया अगर ये है ना तो इसको ढूंढना है भाई, अगर ये नहीं है तो ऑटोमेटिक संक्रामक होगा। तो वही सेम चीज के साथ है, यहां पर AB BC जैसा जोड़ा है ही नहीं, समझ रहे हो भाई, AB तो है लेकिन AB BC इकट्ठा चाहिए, AB BC जैसा जोड़ा है ही नहीं, AB BC जैसा जोड़ा है ही नहीं, तो आपको AC को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही संक्रामक हो जाएगा। ये परिभाषा है भाई, परिभाषा पे जाओ, रीजन नहीं है इसका कोई भी, परिभाषा है। संक्रामक संबंध की परिभाषा ये है कि अगर ये है तो इसको ढूंढो। ऐसे ही सम्मित संबंध की परिभाषा थी कि अगर ये है ना तो इसको ढूंढना है, अगर ये नहीं है तो वो ऑटोमेटिक सम्मित हो जाएगा। बस सुना कि समतुल्य की अलग परिभाषा थी भाई, ध्यान से देखो, समतुल्य की परिभाषा क्या थी कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनका खुद से खुद का जोड़ा इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। परिभाषा में ये जो छोटे छोटे अक्षर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भैया। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए, वो समतुल्य कहलाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सम्मित में क्या बोल रहा था कि भैया अगर ये जोड़ा है तो इसका उल्टा भी इसके अंदर होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो ऑटोमेटिक संबंध होगा, सम्मित होगा। संक्रामक क्या बोल रहा है कि अगर ये है तो ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो वो ऑटोमेटिक संक्रामक होगा। बात समझ में आ गई, तो ये समतुल्य सम्मित संक्रामक की मैंने आपको परिभाषा लिखवा दी, बात क्लियर है, समझ में आ गई। तो मुझे लगता है कि आपको समतुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताना। मैं एक संबंध लिखता हूं R5 और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली संबंध है, रिक्त संबंध है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये संबंध संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो आपके आंसर संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या थी, तो संक्रामक संबंध की परिभाषा ये थी कि भैया अगर संबंध के अंदर ये हैं तो इसको ढूंढो, अगर ये नहीं है तो वो ऑटोमेटिक संक्रामक होगा, है ना। तो क्या ये संक्रामक कहलाएगा, हमसे बिल्कुल कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये वाले जोड़े हैं ही नहीं, अगर ये वाले जोड़े नहीं है तो वो ऑटोमेटिक संक्रामक होता है।
तो इसके अंदर ए बी बी सी टाइप का जोड़ा नहीं है, तो इसलिए ये संक्रामक कहलाएगा। एसी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, अगर ए बी बी सी होता तब एसी को ढूंढते हैं ना, ए बी बी सी नहीं मिल रहा तो आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक संक्रामक है, तो ये संक्रामक कहलाएगा। बस समझ आ गई? तो रिक्त संबंध संक्रामक संबंध होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये संबंध सम्मित संबंध कहलाएगा? तो संबंध संबंध की परिभाषा क्या है कि भैया अगर संबंध के अंदर ये जोड़ा है तो इसको ढूंढो, अगर ये नहीं है तो ऑटोमेटिक सम्मित होगा। तो क्या ये सम्मित कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर ए बी टाइप का कोई जोड़ा है ही नहीं, तो ये सम्मित कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, 100% कहलाएगा। अच्छा जी, अब यही एग्जाम्पल मैं आपको समतुल्य में देता हूँ यहाँ पे। क्या ये हमारा समतुल्य संबंध कहलाएगा? तो समतुल्य संबंध की परिभाषा क्या है कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ए सेट के अंदर ये एलिमेंट है, क्या इनका खुद से खुद का जोड़ा इसके अंदर मिल रहा है? आपको इससे नहीं मिल रहा, तो ये हमारा समतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा। परिभाषा पे फोकस किया करो ना, ये जो 4 ऑल लिखवा रहा हूँ इसके अंदर 4 ऑल लिखवाया, यहाँ पे नहीं लिखवाया मैंने 4 ऑल, क्योंकि ये अफेक्ट करते हैं परिभाषा को। ठीक है, छोटी छोटी बातें जो हैं वो इस चैप्टर में अफेक्ट करेंगी, तो इसलिए आप इनकी परिभाषाओं को रट लीजिएगा। ठीक है ना, इसकी परिभाषा क्या बोलती है कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर आना चाहिए, तभी वो समतुल्य है। सम्मित की परिभाषा क्या बोलती है कि अगर संबंध के अंदर ये जोड़ा है तो इसका उल्टा भी इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, संक्रामक की परिभाषा क्या बोलती है कि अगर संबंध के अंदर ये वाले जोड़े हैं, इस टाइप के जोड़े हैं, तो ये वाला जोड़ा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये समतुल्य समित संक्रामक की परिभाषा हो गई, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं चौथे टाइप के संबंध पे। ये तो था हमारा तीसरे टाइप का संबंध। ठीक है, अब आ जाओ आप फोर्थ टाइप के संबंध पे। चौथे टाइप का संबंध जो कि आपका तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? कोई भी संबंध अगर समतुल्य, सम्मित, संक्रामक ये तीनों है ना, तो वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि यदि कोई संबंध आर समतुल्य भी है, ठीक है, इसकी परिभाषा थोड़ी सी प्रॉपर लिखता हूँ। अगर कोई संबंध आर ए पर, या फिर कह लो ए से ए में, एक ही बात है, यदि कोई संबंध आर ए पर समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तीनों है, समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो आर ए पर तुल्यता संबंध होगा, या फिर कह लो कि आर ए पर तुल्यता संबंध कहलाएगा। कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब कहलाएगा? जब वो समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो। सीधी सी बात ये है। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में आप एक सेट ले लो ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और मान लो कि मैंने एक संबंध दे दिया R1 जिसके अंदर जो जोड़े बन रहे हैं वो कुछ ऐसे बन रहे हैं। संबंध के अंदर बेटा जोड़े बनते हैं बेटा, है ना, कॉमन सेंस की बात है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या R1 तुल्यता संबंध है? क्या R1 ए पर तुल्यता संबंध है? तो आपका आंसर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जो R1 है वो समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो इसलिए ये हमारा तुल्यता संबंध कहलाएगा। समतुल्य कैसे है? हर एक एलिमेंट का खुद से खुद का जोड़ा इसके अंदर बन रहा है, तो समतुल्य हो गया। सम्मित कैसे है? हर एक जोड़े का उल्टा इसके अंदर है, इसका भी उल्टा है, इसका भी उल्टा है, इसका भी उल्टा है, तो सम्मित हो गया। संक्रामक क्यों है? संक्रामक इसलिए, संक्रामक के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर खुद का जो सेम सेम जोड़े मिल जाए, आपको सेम सेम एलिमेंट वाला जोड़ा मिल जाए, तो उस पर पहले टिक मार दो, इस पर टिक मार दिया, इस पर टिक मार दिया, इस पर टिक मार दिया, तो तीनों के तीनों जोड़ों ने संक्रामकता के टेस्ट को पास कर लिया, तो ये संबंध जो है वो संक्रामक कहलाएगा। बात समझ आ गई? तो ये जो आप संबंध देख रहे हैं ना, इसको तुल्यता संबंध बोलेंगे, क्योंकि समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं हमारी इस एक्सरसाइज के लास्ट टॉपिक पर, जो कि आपका तुल्यता वर्ग। तुल्यता वर्ग। अभी तुल्यता वर्ग क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिएगा, वहां से समझ में आएगा आपको। देखो, तुल्यता वर्ग की परिभाषा ये है कि माना आर ए पर तुल्यता संबंध है, कोई एक संबंध है आर जो कि ए पर तुल्यता संबंध है, ठीक है, तो एक्स का तुल्यता वर्ग बराबर होगा
एक्स का तुलता वर्ग बराबर होगा ऐसे एलिमेंट्स का सेट, ऐसे अवयवों का समुच्चय जहां पर ये जो अवयव है, ये जो अवयव है, ये जो अवयव है ये एक्स के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो कि एक सेट ले लिया मैंने ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। एक संबंध ले लिया मैंने आर, और ये जो संबंध है ना, ये तुलता संबंध लेना भाई, परिभाषा ये बोलती है। ठीक है, तो ये मैंने संबंध ले लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो संबंध है वो उस पर तुलता संबंध है। अब मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि भैया मुझे एक का तुलता वर्ग बता दो, ये जो मैं क्लोज ब्रैकेट लिखता हूँ ना, इसका मतलब होता है तुलता वर्ग। मैंने आपसे पूछा कि एक का तुलता वर्ग बता दो, तो एक का तुलता वर्ग क्या होगा? एक जो है वो जिससे कनेक्टेड है ना, उसका सेट तैयार कर लो। एक किससे कनेक्टेड है? आपके सर एक तो एक से कनेक्टेड है, तो एक का तुलता वर्ग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बस समझ आ गई? यही तो परिभाषा थी कि एक्स का तुलता वर्ग क्या होगा? एक्स का तुलता वर्ग ऐसे एलिमेंट्स का, ऐसे अवयवों का समुच्चय होगा जो कि एक्स से कनेक्टेड है, जो कि एक्स से संबंध में कनेक्टेड है। बस समझ आ गई? अब ऐसे ही अगर आपसे पूछ लूं कि भैया मुझे दो का तुलता वर्ग बता दो, तो दो किस किस से कनेक्टेड है? दो से कनेक्टेड है जी। तीन का तुलता वर्ग बता दो, तो तीन किससे कनेक्टेड है? तीन से है जी। तो ये एक का तुलता वर्ग हो गया, ये दो का तुलता वर्ग होगा, तीन का तुलता वर्ग होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम तुलता वर्ग बताते हैं। तुलता वर्ग का मतलब यह है कि भैया वो जो एलिमेंट है वो किससे कनेक्ट है, बस उसको लिख दो, वो आपका तुलता वर्ग हो गया। बात क्लियर है? अच्छा जी। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, हालांकि ये जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं। ये जो आपके पास तुलता वर्ग निकल के आए, जैसे एक का तुलता वर्ग, दो का तुलता वर्ग, तीन का तुलता वर्ग, इनमें जो अलग अलग ग्रुप है, इनमें जो अलग अलग ग्रुप है, अब ये देखिए, ये भी अलग ग्रुप है, ये भी अलग ग्रुप है, ये भी अलग ग्रुप, अलग अलग ग्रुप को उठाना है। तो ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। अगर आप इनके अलग अलग ग्रुपों को उठा लेते हैं, वापस बोल रहा हूँ, अलग अलग ग्रुपों को उठाना है भाई। ये अलग ग्रुप है, ये अलग है, ये अलग है, इनमें कोई सेम तो है नहीं ना। अब जैसे मान लो कि मान लो यहाँ पे एक एक कोई और एलिमेंट होता जिसका तुलता वर्ग एक ही आता मान लो, तो मैं इसको नहीं उठाता, जो अलग अलग चीजें उनको उठाता। अलग अलग चीजें क्या आती? ये आता, ये आता, ये आता। ठीक है, तो जो अलग अलग ग्रुप है उनको उठा लो। तो अलग अलग ग्रुप कौन कौन से हैं? ये भी है जी, ये भी है जी, ये भी है। तो ये अलग अलग ग्रुपों को उठा लिया। अब ये जो अलग अलग ग्रुप आपने उठाए हैं ना, इनको हम बोलते हैं पार्टीशन। क्या बोलते हैं? पार्टीशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विभाजन। ये क्या हमारे, ये हमारे ए सेट के विभाजन है। और पार्टीशंस की खास बात क्या होती है? पार्टीशंस की खास बात ये होती है कि अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूं तो मुझे फाई मिलेगा। फाई मिलेगा मतलब कि कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली। इन तीनों का कॉमन कुछ है नहीं, है ना? तो पार्टीशन की खास बात ये होती है कि अगर आप इनका इंटरसेक्शन करें तो आपको फाई मिलता है। और अगर आप इनका यूनियन करें, अगर आप इनका यूनियन करें तो आपको वापस से ए सेट मिल जाता है। बस समझ में आ गई? ये पार्टीशन की खास बात होती है। वापस से समझ लो, ये जो आपके तुलता वर्ग है ना, इनमें अलग अलग ग्रुपों को उठा लें। अलग अलग ग्रुप मतलब कि जैसे मान लो कि ये दो बार आ रहा है, एक यहाँ पे भी आ रहा है, और मान लो कि एक और भी आ रहा है मान लो, तो आपको दोनों को नहीं उठाना, इनमें से किसी एक को उठाओ। अलग अलग ग्रुप का मतलब ये है। ठीक है, तो आप अगले अलग अलग ग्रुपों को अगर उठा लेते हैं, यहाँ पे तो तीनों ही अलग अलग ग्रुप थे, तो अगर आप अलग अलग ग्रुपों को उठाते हैं ना, तो इनको बोलते हैं पार्टीशन। और पार्टीशन का जब आप इंटरसेक्शन करते हैं तो आपको फाइव मिलता है, यूनियन करते हैं तो आपको पूरा पूरा ए सेट मिल जाता है। ये खास बात होती है पार्टीशन की। बात समझ में आ गई? तो बस ये तुलता वर्ग था। तुलता वर्ग से संबंधित कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है, वैसे लिखवा दिया मैंने आपको, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में दिया लिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.1 का हो गया इंट्रोडक्शन कंप्लीट। क्या क्या पढ़ा हमने? कार्तिक के बारे में पढ़ा, संबंध के बारे में पढ़ा, फलन के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि वे संबंध के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं, समतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध। समतुल्य संबंध की परिभाषा क्या है? कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए। सम्मित संबंध की परिभाषा क्या है? सम्मित संबंध की परिभाषा है कि भैया अगर संबंध के अंदर ये वाला जोड़ा है तो इसका उल्टा भी इसके अंदर होना चाहिए, ये वाला जोड़ा है तो इसका उल्टा इसके अंदर होना चाहिए। संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या है? कि अगर ये वाले जोड़े संबंध के अंदर हैं तो ये वाला जोड़ा भी संबंध के अंदर होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो वो संक्रामक ऑटोमेटिक हो जाता है। पसंद आ गई? ठीक है, तो ये मैंने आपको लिखवा दिए थे। उसके बाद तुलता संबंध बताया आपको। तुलता संबंध ऐसे संबंध होते हैं जहाँ जो कि तुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो। फिर तुलता वर्ग के बारे में बता दिया। तुलता वर्ग क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का अगर आप तुलता वर्ग ज्ञात करना चाहते हैं तो वो एलिमेंट जिन जिन से कनेक्टेड है उन सबको लिख दो, वो उसका तुलता वर्ग है ना? लेकिन इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि तुलता वर्ग जो है उसके अंदर जो संबंध है वो तुलता संबंध होना चाहिए, तभी आप तुलता वर्ग ज्ञात कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, परिभाषा यही है ना? बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स बहुत आसान आसान से हैं, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या बोल रखा है?
कि मान लो कि ए जो है वो किसी बालकों के स्कूल में, बालकों का यहाँ पे मतलब लड़कों से बेटा, ठीक है। तो मान लो कि ए जो है किसी लड़कों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। ए क्या है? ए जो है वो लड़कों के स्कूल के, लड़कों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, ठीक है। तो हमें दर्शाना है कि ये जो संबंध है आर, इस संबंध के अंदर क्या है, इस संबंध के अंदर इस प्रकार के जोड़े हैं जहां पर जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट की बहन है, या फिर आप कह लो कि जो ए है ना, जो ए है वो बी की क्या है, बहन है। बात समझ में आ गई? मतलब ये जो संबंध है ना वो इस ए सेट पर परिभाषित है, ठीक है। ए सेट पर परिभाषित है और इस तरीके से परिभाषित है कि इस संबंध के अंदर जो दो लड़कों का जोड़ा आएगा वो ऐसा जोड़ा होना चाहिए जहां पर पहले वाला लड़का दूसरे वाले लड़के की बहन होनी चाहिए। ये जो सभी लड़के हैं ना, इसमें से आपको ऐसे लड़के छांटने हैं, इसमें से आपको ऐसे लड़के छांटने हैं जो कि एक दूसरे की बहन हो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आप ऐसे कितने जोड़े छांट सकते हो? आपको एक भी जोड़ा नहीं आएगा, इस संबंध के अंदर एक भी जोड़ा नहीं आएगा, है ना, क्योंकि भैया कोई भी दो लड़के एक दूसरे की बहन हो ही नहीं सकते, आ ही सकते हैं लेकिन बहन तो नहीं हो सकते ना, ठीक है। तो इस संबंध के अंदर एक भी जोड़ा नहीं, इस संबंध के अंदर आपको एक भी जोड़ा नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो संबंध है ये पूरा पूरा खाली मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा, ठीक है। और यही आपको प्रूफ होने के लिए बोला है, आपको सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है ना वो रिक्त संबंध है। हो जाएगा प्रूफ, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर हम जानते हैं कि भैया कोई भी दो लड़के एक दूसरे की बहन नहीं हो सकते हैं, बहन नहीं हो सकते, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संबंध है इसके अंदर कोई भी जोड़ा नहीं आएगा, इसलिए ये रिक्त संबंध है। सिंपल, ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने बताया ना तुमको हिंदी में, वैसे आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है वो रिक्त संबंध है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमसे क्या बोला कि ये जो संबंध है आर डैश, आर डैश के अंदर किस प्रकार के जोड़े हैं? आर डैश के अंदर इस प्रकार के जोड़े हैं जिसमें जो दो लड़के हैं ना, जिसमें जो दो लड़के हैं उन दोनों लड़कों की ऊंचाइयों का जो अंतर है वो 3 मीटर से कम होना चाहिए। उन दोनों लड़कों की ऊंचाइयों का अंतर, उन दोनों लड़कों की ऊंचाइयों का जो अंतर है वो 3 मीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इस संबंध के अंदर आपको ऐसे जोड़े ढालने हैं, इस संबंध के अंदर आपको ऐसे लड़कों का जोड़ा ढालना है जिसमें उन दोनों लड़कों की ऊंचाइयों का जो अंतर है वो 3 मीटर से कम होना चाहिए। तो इसके अंदर कितने जोड़े आ जाएंगे? तो आप कहेंगे इसके अंदर सारे के सारे आ जाएंगे। सारे के सारे कैसे? समझो, कोई भी दो लड़के आपने पिक कर लिए, इस ए सेट में से आप कोई भी दो लड़के पिक कर लो, है ना। मान लो कि आपने एक रोहित पिक कर लिया, एक मोहित पिक कर लिया। अब इन दोनों लड़कों की जो ऊंचाइयों का अंतर होगा वो गारंटीड बात है 3 मीटर से तो कम पाएगा ही पाएगा। 3 मीटर कितना हो जाता है भाई? 1 मीटर इतना होता है, ठीक है। तो दो लड़कों की ऊंचाइयों में 3 मीटर का, 3 मीटर से कम का अंतर ही होता है भैया हमेशा। भाई दो लड़के हैं, एक लड़का मान लो कि इतना है ना, तो दूसरा लड़का कितना हो सकता है? दूसरा लड़का इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दूसरा लड़का छत्ती फाड़ दे, इतना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि इस संबंध के अंदर अगर मैं जोड़े बना बना के ढालूंगा ना तो पूरा का पूरा, पूरे के पूरे सारे के सारे लड़के आ जाएंगे, सारे ए टू जेड, ठीक है। या फिर आप कह लो कि इस संबंध के अंदर जितने जोड़े हैं ना, अगर मैं इस संबंध को बनाऊंगा, इस संबंध के अंदर मैं जोड़े 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 डालूंगा तो ये जो संबंध है इसके अंदर सारा का सारा ए क्रॉस ए आ जाएगा। ये जो आर डैश है ना ये ए क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा, ऐसे कह सकते हो आप। पसंद में आ गई? तो अगर कोई संबंध ए क्रॉस ए के बराबर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। क्या बोलते हैं बेटा? सार्वत्रिक संबंध, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना भाई, इसलिए इसको बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। आप इसकी परिभाषा भी याद रख सकते हो कि अगर कोई संबंध ए क्रॉस ए के बराबर हो जाए तो उसको सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। और हमें यही प्रूफ करना था, ये देखो हमें यही तो सिद्ध करना है कि भैया ये जो संबंध है सार्वत्रिक संबंध है। हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा? आप ये है ना कि भैया कोई भी दो लड़कों के बीच ऊंचाइयों का जो अंतर है वो हमेशा 3 मीटर से कम होता है। आप कोई भी दुनिया में कोई भी दो लड़के ले लो, उनकी ऊंचाइयों का अंतर हमेशा तीन, उनकी ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम पाएगा। अगर उनकी ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है तो इसका मतलब क्या है कि इस संबंध के अंदर सारे के सारे जुड़े आ जाएंगे, इस संबंध के अंदर सारे के सारे जुड़ा जाएंगे, इसलिए ये संबंध जो है वो सार्वत्रिक संबंध है। समझ में आ गई? तो इसी बातों को आप लिख देंगे, है ना। आपको सिद्ध करना है कि ये रिक्त संबंध है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। भाई दो लड़के कभी भी एक दूसरे की दो लड़के कभी भी एक दूसरे के बहन नहीं हो सकते, इसलिए रिक्त संबंध है। आपको सिद्ध करना है कि सार्वत्रिक संबंध है, ये भी हो जाएगा। दो लड़कों के बीच ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम होगा, इसलिए सार्वत्रिक संबंध है। बस हो गया, ये बात आप लिख दो। आप कह दो कि हम जानते हैं कि
किन्हीं भी किन्हीं भी या फिर आप कह लो कि कोई भी दो लड़के एक दूसरे की बहन नहीं हो सकते। एक दूसरे की बहन नहीं हो सकते, अतः अतः यह अधिक संबंध है। बात समझ में आ गई? या फिर आप कह लो कि अतः आर जो है वो अधिक संबंध है। ये जो प्रूफ करना था कि जो आर है वो अधिक संबंध है, हो गया। अब इसी तरीके से आपको प्रूफ करना है कि जो आर डैश है वो सार्वत्रिक संबंध है। तो आप यहाँ लिख दें, दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, आप यहाँ लिख दें कि हम यह भी जानते हैं कि किन्हीं दो लड़कों के बीच ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम होता है। हमेशा 3 मीटर से कम होता है, अतः यह यह लिखने की बजाय आप आर डैश लिख लो। अतः आर डैश, क्योंकि हमें यही तो प्रूफ करना है कि जो आर डैश है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आर डैश लिख रहा हूँ। अतः आर डैश सार्वत्रिक संबंध है। बस समझ में आ गई? ठीक है, रिकैप कर देता हूँ, ध्यान से सुन ले। ये दो हमें संबंध दे रखे थे, हमें प्रूफ करना था कि ये जो संबंध है वो अधिक संबंध है। कैसे प्रूफ किया? हमने कहा भाई कोई भी दो लड़के एक दूसरे की बहन हो नहीं सकते, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा नहीं, इसलिए अधिक संबंध है। फिर हमें प्रूफ करना था कि भैया ये जो संबंध है वो सार्वत्रिक संबंध है। ये कैसे प्रूफ किया? हमने कहा भैया हमें पता है कि दो लड़के हैं, उनकी ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम पाना ही पाना है। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर सारे के सारे जुड़े आ जाएंगे। इस सेट के अंदर एक रो से के अंदर बनने वाले सारे के सारे जुड़े आ जाएंगे। सारे के सारे जुड़े अगर आ गए तो ये सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो वही बात हमने कह दी। पसंद आ गई? तो इस तरीके से करना था। कैसे लिख दो आपकी मर्जी है, आप भाषा कैसे भी यूज कर दो। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऐसे ऐसे लिख दिया, आप चाहें तो थोड़ा सा अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना सही। ठीक है, चलिए भाई, तब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो भैया, क्या बोल रखा है? बोल रखा है कि मान लो कि टी जो है वो किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। टी जो है ना वो समतल में स्थित समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। इसके अंदर हर टाइप का त्रिभुज आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी आप त्रिभुज बना लो वो इस टी सेट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो समुच्चय टी में एक संबंध आर परिभाषित है। एक संबंध आर है जो कि इस टी में परिभाषित है। टी में परिभाषित है या फिर टी पर परिभाषित है या फिर टी से टी में परिभाषित है, एक ही बात है भाई। ठीक है, आर टी में परिभाषित इसका मतलब क्या है कि जो आर है ना वो टी क्रॉस टी का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो संबंध क्या है? संबंध इस प्रकार से है कि भैया इसके अंदर जो जोड़े हैं, इसके अंदर जो जोड़े हैं उनकी खास बात यह है कि यहाँ पे जो दो ट्राइंगल है ना वो एक दूसरे के सर्वांगसम है। वो एक दूसरे क्या बेटा? सर्वांगसम है। बस समझ आ गई? तो आपको सिद्ध करना है कि जो आर है वो तुल्यता संबंध है। अब कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब कहलाता है? जब वो समतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। तो सबसे पहले आप ये सिद्ध करो कि ये जो संबंध है वो समतुल्य संबंध है। ठीक है, अब समतुल्य संबंध कैसे सिद्ध करेंगे वो देख लीजिए। समतुल्य संबंध की परिभाषा क्या थी? कि इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट है ना उनका खुद से खुद का जोड़ा इसके अंदर हो, ये परिभाषा थी। अब इस संबंध के अंदर जोड़े कौन से आते हैं? इस संबंध के अंदर जोड़े वो आते हैं जहाँ पे दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है वो सर्वांगसम हो। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि क्या कोई ट्रायंगल, मान लो कोई ट्रायंगल T1, क्या वो खुद के, कोई ट्रायंगल खुद के ही सर्वांगसम होता है कि नहीं होता? अब उससे बिल्कुल होता है। कोई भी ट्रायंगल आप ले लो वो खुद के तो सर्वांगसम होगा ही होगा ना। सर्वांगसम का मतलब क्या है? कि भैया दो ट्रायंगल एक दूसरे सर्वांगसम तब कहलाते हैं जब वो डिट्टो एक दूसरे की कॉपी हो। ठीक है, जैसे ये पेन है, इसका सर्वांगसम क्या होगा? जब मैं इसकी बिल्कुल डिट्टो कॉपी ले आऊंगा ना तो उसको सर्वांगसम बोलेंगे।
ठीक है, इसी शेप और इसी साइज की जो अगर मैं दूसरा पेन ले आया ना तो उसको स्थिरांक सम बोलूंगा। तो कोई भी ट्रायंगल खुद का स्थिरांक सम तो कहलाएगा ना, क्योंकि वो खुद की खुद कॉपी तो है ही। बस समझ गई। तो वही चीज़ है, हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि भैया माना, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, माना कोई एक ट्रायंगल ले लो, लेट से कुछ भी नाम दे दो उसको, मान लो मैं T1 नाम देता हूँ, आप चाहें तो कुछ नाम दे सकते हैं, मैंने T1 दे दिया। माना कोई ट्रायंगल है T1 जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, इस सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो T1 है वो T1 के सर्वांग सम तो होगा होगा, है ना। T1 जो ट्रायंगल मैंने लिया है वो T1 के सर्वांग सम पाएगा नहीं पाएगा, बिल्कुल पाएगा। ठीक है, तो ये बात हमने कह दी कि भैया T1 जो T1 के सर्वांग सम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो ट्रायंगल सर्वांग सम है तो वो उनका उनका जोड़ा इसके अंदर चल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ये दो ट्रायंगल सर्वांग सम है, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ यहाँ हमने देखा कि भैया अगर कोई एक ट्रायंगल, अगर कोई अगर कोई T1 ट्रायंगल टी सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये बात हमने देखी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू टी सेट के अंदर जितने भी ट्रायंगल हैं, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ T1 की बात करी, तो ऐसे करते करते टी सेट के अंदर, इस टी सेट के अंदर जितने भी ट्रायंगल है ना भाई, जितने भी ट्रायंगल हैं, उन सबका उन सबका खुद से खुद का जोड़ा जो है वो हमें संबंध के अंदर देखने को मिलेगा। तो वही बात हमने कह दी कि यहाँ फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू टी सेट के अंदर जितने भी ट्रायंगल हैं उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर है, अतः यह समतुल्य संबंध है। इस तरीके से हमने सिद्ध कर दिया कि यह समतुल्य संबंध है। बात समझ आ गई। ठीक है, तो ये तो हमने समतुल्यता को सिद्ध कर दिया, है ना। अब हम सिद्ध करेंगे भैया ये जो संबंध है वो सममित है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे वो देखना। सममित, कोई संबंध सममित कब कहलाता है, परिभाषा क्या थी आपके आंसर, कोई भी संबंध सममित तब कहलाएगा अगर ए बी वाला जोड़ा उस संबंध के अंदर है, ए बी वाला जोड़ा उस संबंध के अंदर है तो उसका उल्टा भी उस संबंध के अंदर होना चाहिए, तभी वो सममित कहलाएगा। ठीक है, तो हम पहले मान लेंगे, हम मान लेंगे, माना कोई जोड़ा है ए बी जो कि संबंध से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर ए बी संबंध से बिलोंग कर रहा है, अगर मैं ये दिखा दूं कि बी ए भी संबंध से बिलोंग कर रहा है तो ये सम्मित हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो बात थी। सम्मित की परिभाषा क्या थी, सम्मित की परिभाषा ये तो थी कि भैया अगर ए बी संबंध के अंदर है ना तो इसका उल्टा भी संबंध के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि कोई जोड़ा है ए बी वो संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि इसका उल्टा भी संबंध के अंदर है। पसंद आ गई। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं। तो हमने मान लिया, माना ए बी जो है वो संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अगर ए बी संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो बी के सर्वांग सम है। ए बी लिख लो या फिर T1 T2 लिख लो, यहाँ पे T1 T2 लिखा हुआ तो मैं T1 T2 लिख लेता हूँ। आप ए बी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मान लिया कि T1 T2 ये वाला जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये हमने मान लिया। ठीक है, कोमा मैं जानबूझ के नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा अलग सा दिखता है, आप लगाना चाहे तो लगा दें। मैंने मान लिया कि ये जो T1 T2 का जोड़ा है ना वो संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि T1 T2 का सर्वांग सम है, क्योंकि संबंध के अंदर वही जोड़े बिलोंग करेगा ना जो जो कि एक दूसरे के सर्वांग सम हो। ठीक है, तो अगर T1 T2 का जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 T2 के सर्वांग सम है। अब T1 अगर T2 का सर्वांग सम है तो इसका मतलब ये हुआ कि T2 जो है वो भी T1 के सर्वांग सम होगा, है कि नहीं। अगर T1 T2 का सर्वांग सम है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो T2 है वो भी T1 के सर्वांग सम होगा। और अगर T2 T1 के सर्वांग सम है तो इनका जो जोड़ा है, T2 और T1 का जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर बिलोंग करेगा। पक्की बात है भैया, ये सर्वांग सम है, कोई दो ट्रायंगल अगर एक दूसरे के सर्वांग सम है तो उनका जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग करता है ना, संबंध में यही तो बात लगी थी। तो वही चीज़ हमने कह दी कि अगर ये दो ट्रायंगल सर्वांग सम है तो इनका जोड़ा भी संबंध के अंदर बिलोंग करेगा। तो हुआ क्या कि हम यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, यहाँ पे हमने ये दिखा दिया कि भैया अगर ये वाला जोड़ा संबंध के अंदर है तो इसका उल्टा भी संबंध के अंदर होगा, अतः यह सममित संबंध है। हो गया, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से करना था, क्लियर है। ठीक है, सममित संबंध की परिभाषा ये थी ना कि अगर इस टाइप का जोड़ा संबंध के अंदर है तो इस टाइप का जोड़ा भी संबंध के अंदर होना चाहिए। तो हमने दिखा दिया, हमने मान लिया कि भैया इस टाइप का जोड़ा संबंध के अंदर है, फिर हमने सोल्व करते करते दिखा दिया कि इसका उल्टा भी संबंध के अंदर होगा। तो अगर कोई जोड़ा संबंध के अंदर है और आप ये दिखा दें कि इसका उल्टा भी संबंध के अंदर है तो वो सम्मित हो जाता है। तो वही चीज़ हमने कर दी बस, अतः सम्मित संबंध है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं संक्रामक संबंध की।
ठीक है, तो हम दिखाएंगे कि भैया जो संबंध है वो संक्रामक संबंध भी है। संक्रामक, संक्रामक कैसे दर्शाएंगे वो देखिएगा भैया। तो संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या थी कि अगर ए बी बी सी टाइप के जोड़े संबंध के अंदर हैं तो ए सी टाइप का जोड़ा भी संबंध के अंदर होना चाहिए, तब ये संक्रामक कहलाएगा। तो हम मान लेंगे, हम कहेंगे माना T1 T2 ये संबंध के अंदर है, T2 T3 ये संबंध के अंदर है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, अब मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि T1 T3 भी संबंध के अंदर है। अगर मैं ऐसा दिखाने में कामयाब हुआ तो संक्रामक है, नहीं तो नहीं है। तो अगर ये जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 जो है T2 के सर्वांग सम है। परिभाषा ये थी, कोई भी जोड़ा संबंध के अंदर तभी बिलोंग करेगा ना जब वो सर्वांग सम हो। तो अगर ये जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सर्वांग सम है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि T2 जो है T3 के सर्वांग सम है। बात समझ में आ गई है ना। अब यहाँ पे देखो T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है। इन दोनों बातों से मैं ये बोल सकता हूँ कि T1 जो है T3 के सर्वांग सम है। आप उसे बिल्कुल बात बिल्कुल बोल सकते हैं। T1 अगर T2 की कॉपी है, T2 अगर T3 की कॉपी है, तो T1 T3 भी तो एक दूसरे की कॉपी होंगे ना। अगर T1 T3 के सर्वांग सम है, T1 जो है भाई वो T3 के सर्वांग सम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो जोड़ा है T1 T3 का जो जोड़ा है वो क्या होगा, वो संबंध के अंदर बिलोंग कर जाएगा। कोई भी दो ट्रायंगल अगर सर्वांग सम है तो उनका जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों ट्रायंगल का जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो हम यहाँ से चले थे, यहाँ पहुंच गए तो ये संक्रामक हो गया। ठीक है, आप कह दो यहाँ, यहाँ हम चले कहाँ से थे, यहाँ से चले जाइए। T1 T2 बिलोंग करता है संबंध से, T2 T3 बिलोंग करता है संबंध से, और हम यहाँ पे पहुंच गए। अतः यह संक्रामक संबंध है। बस में आ गई। परिभाषा पे आप चला करो बेटा। संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या थी, संक्रामक संबंध परिभाषा ये थी कि अगर ये हैं तो इसको ढूंढो। ठीक है, तो हमने मान लिया कि भैया माना ये है, हमने इसको ढूंढने की कोशिश करी तो ये हमें मिल गया। अगर ये मिल गया तो संक्रामक है, नहीं तो नहीं है। तो ये बात हुई कि भाई इस टाइप के जोड़े संबंध के अंदर हैं तो इस टाइप का जोड़ा भी संबंध के अंदर होगा ही होगा, गारंटेड होगा, तो इसलिए संक्रामक संबंध है। बात समझ आ गई। तो लास्ट में आप ये कह दो, लास्ट में क्या कहोगे, लास्ट में आप कह दो कि भैया चूंकि यह संबंध समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। समतुल्य भी है भाई, सममित भी है, और संक्रामक भी है। अतः यह तुल्यता संबंध है। तो इस तरीके से करना है बेटा, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है। कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब कहलाएगा, जब वो समतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। ठीक है, तो आपने तीनों दिखा दिए। आपने ये दिखा दिया कि ये जो संबंध है वो समतुल्य भी है भाई, सममित भी है और संक्रामक भी है। जैसे दिखाया तो ये हमारा तुल्यता संबंध हो गया। समझ में आ गई। तो इस तरीके से करना है, तभी आपको 6 नंबर मिलते हैं, और 6 नंबर का ही प्रश्न आता है। ठीक है, अब आ जाओ आप अगले क्वेश्चन पे। उदाहरण नंबर तीसरा। देखिए क्या है कि मान लो कि एल जो है वो किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। जो एल है ना भाई, उसके अंदर सारी की सारी रेखाएं हैं भैया, हर टाइप की रेखा है उसके अंदर। तो एल क्या है, समस्त समतल, सॉरी, एल क्या है, समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। ठीक है, ये एल है, एल के अंदर हर टाइप की रेखा है। ठीक है, अच्छा संबंध क्या है, संबंध ऐसा है कि इसके अंदर जो लाइनें हैं ना, जो लाइंस हैं, जो रेखाएं हैं, उनकी खास बात यह है कि जो एल वन है, जो पहली रेखा है वो दूसरी रेखा पर लंब होनी चाहिए।
अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब है ना, तो वो उनका जोड़ा जो है वो इस संबंध के अंदर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लो कि अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब है तो उनका जोड़ा इसके अंदर आएगा। या फिर आप कह लो कि इसके अंदर जो जोड़े हैं, इसके अंदर जो जोड़े हैं उनकी खास बात यह है कि पहली रेखा दूसरी रेखा पर लंब है। एक ही बात है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है ना, ये सममित तो है लेकिन ना तो समतुल्य है ना संक्रामक है। कैसे सिद्ध करेंगे वो देखिए। तो मुझे सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं है। मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ अगर नहीं है ऐसा प्रूफ करना है ना, तो आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई चीज़ होती है तो उसको जनरल वे में किया जाता है, अगर कोई चीज़ नहीं है ना तो एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि समतुल्य नहीं है। नहीं है तो हम एग्जाम्पल लेके करेंगे। कैसे एग्जाम्पल लेके करेंगे वो देखिए। हम मान लेंगे, हम कहते हैं भैया कोई एक रेखा है L1 जो कि बिलोंग कर रही है किससे, इस सेट से, है ना। रेखा तो इसी सेट से बिलोंग करेगी ना, L1 संबंध से थोड़ी बिलोंग कर सकता है, संबंध के अंदर जोड़े हैं। ठीक है, तो जब आप ये लिख रहे हैं कि L1 बिलोंग्स टू, तो L1 जो है वो इस सेट से बिलोंग करेगा, तो आप लिखेंगे L1 बिलोंग्स टू सेट L। तो आपने मान लिया कि जो एक कोई एक रेखा है L1 जो कि इस सेट से बिलोंग कर रही है L से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देख रहे हैं कि कोई भी रेखा खुद पर लंब नहीं हो सकती कभी भी, है ना। कोई भी आप रेखा ले लो, वो खुद पर कभी भी लंब नहीं हो सकती। बस समझना कि कोई भी रेखा खुद पर लंब नहीं हो सकती। ठीक है, आप कोई भी रेखा ले लो, मान लो कि अपने ये रेखा ले ली। ठीक है, अब ये रेखा खुद पे लंब थोड़ी हो सकती है, खुद के समांतर हो सकती है, लंब नहीं हो सकती। ठीक है, तो वही बात हमने कही भाई। मान लिया कोई एक रेखा है L1 जो कि L से बिलोंग कर रही है, तो L1 जो है वो L1 पर कभी भी लंब नहीं हो सकती। L1 अगर L1 पर लंब नहीं हो सकती तो इसका मतलब क्या है कि भैया इस रेखा का खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर नहीं है। ठीक है ना, L1 का जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो संबंध है वो समतुल्य संबंध नहीं है। अतः यह संबंध समतुल्य संबंध नहीं है। बस हो गया, बात समझ में आ गई। ऐसे करना, एग्जाम्पल लेके तो बताया अपने हमने। मैथमेटिक्स में कोई चीज़ नहीं है तो आप एग्जाम्पल लेके ऐसे बता दो। और अगर कोई चीज़ है तो उसको जनरल मेथड से किया जाता है, प्रॉपरली लिख लिख के। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया ना, वो चीज़ थी, समतुल्य था वहाँ पे, तो उसको प्रॉपर वे में करना होता है, प्रॉपर चीज़ें लिख के। नहीं है तो एग्जाम्पल लेके कर दो। तो समतुल्य नहीं है ऐसा सिद्ध कर दिया। हमें सिद्ध करना है कि सम्मित है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है वो सम्मित है। सम्मित है ऐसा प्रूफ करना है। अब कोई चीज़ है तो उसको प्रॉपर मेथड से करना पड़ेगा। कैसे सम्मित सिद्ध करेंगे, तो सम्मित की परिभाषा क्या थी कि भैया अगर ए बी टाइप का जोड़ा है तो इसका उल्टा भी उसके अंदर होना चाहिए। ये परिभाषा थी ना सम्मित की, तो उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। हम पहले मान लेंगे, हम कहते हैं ये माना ए बी टाइप का जो जोड़ा है वो इस संबंध के अंदर है, वो इस संबंध के अंदर, हाँ परिभाषा संबंध की थी ना। तो सम्मित संबंध की परिभाषा क्या गई कि भाई अगर कोई ए बी टाइप का जोड़ा संबंध के अंदर है ना, तो उसका उल्टा भी संबंध के अंदर होना चाहिए। ये परिभाषा थी ना, तो ये मैंने मान लिया। ए बी की बजाय एक काम करो, L1 L2 लिख लो, क्योंकि यहाँ पे L1 L2 की बात चल रही है ना। ए बी लिखोगे तब भी कोई नंबर नहीं काटेगा, लेकिन L1 L2 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे L1 L2 की बात चल रही है। तो हमने मान लिया। अच्छा, L1 L2 और भी लिख सकते हो, L3 L4 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो मैंने मान लिया कि L1 L2 जो है, ये वाला जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है, ऐसा मैंने मान लिया। अब मैं प्रूफ करूंगा कि L2 L1 भी संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है। कैसे प्रूफ करूंगा देखना। मैंने माना कि ये जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब कोई भी जोड़ा संबंध के अंदर कब बिलोंग करेगा, जब पहली वाली रेखा दूसरी वाली रेखा पर क्या हो, लंब हो। तो अगर ये जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि L1 जो है वो L2 पर लंब है। अगर L1 L2 पे लंब है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो L2 है वो L1 पर लंब है। नहीं समझे, अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे पे लंब हैं तो आप ये बोल दो कि ये रेखा इस पे लंब है या फिर ये रेखा इस पे लंब है, बात तो एक ही है ना। अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे पे लंब हैं, ये L1 है ये L2 है, तो अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे पे लंब हैं तो आप या तो ये बोल दो L1 L2 पे लंब है, या फिर बोल दो L2 L1 पे लंब है, बात तो एक ही है। तो वही बात कही भैया, अगर L1 L2 पे लंब है तो इसका मतलब ये होगा कि L2 भी L1 पे लंब है। बात क्लियर है। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अगर L2 L1 पे लंब है तो इसका मतलब ये हो गया कि L2 और L1 का जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंच गए तो ये सम्मित है। तो कह दो कि यहाँ यहाँ हमने ये दिखा दिया कि अगर कोई L1 L2 टाइप का जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, तो पक्की बात है कि इसका जो उल्टा है वो भी संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा होगा। अतः यह सम्मित संबंध है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से इसको करना था, कर दिया हमने। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध
नहीं है, ऐसा दिखाना है। दिखा देते हैं। कोई भी चीज़ अगर नहीं है तो उसको एग्जांपल लेके दिखा सकते हो। तो एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। कैसे लिखें एग्जांपल? देखिए, तो आप मान लो कि L1 L2 इस संबंध के अंदर है। आप ये भी मान लो कि L2 L3 इस संबंध के अंदर है। ऐसे मैंने मान लिया। ठीक है। तो भी छोड़ दो। मैंने मान लिया कि ये जोड़ा इस संबंध के अंदर है, ये जोड़ा संबंध के अंदर है। ठीक है। अब ये जोड़ा इस संबंध के अंदर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि L1 जो है वो L2 पर लंब होगा। ठीक है। अब L2 L3 का जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि L2 जो है वो L3 पर लंब है। ठीक है। L1 L2 पे लंब है, L2 L3 पे लंब है। तो आप ये बोलेंगे कि L1 L3 पे लंब होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है। आप कोई भी तीन रेखाएं ले लो। मान लो कि आपने ये रेखा ले ली, एक ये रेखा ले ली। ठीक है। एक दूसरी रेखा ले लेता हूँ, है ना, और एक तीसरी रेखा ले लेता हूँ। लेट्स से कि मैंने तीसरी रेखा ले ली। इसको मैं बोल देता हूँ L1, इसको मैं बोल देता हूँ L2। तीसरी रेखा इसलिए नहीं है जो कि L2 पे लंब हो। तो L2 पे लंब अगर कोई रेखा लोगे तो वो कुछ ऐसी होगी। ये तीसरी रेखा होगी, है ना। अब देखो L1 L2 पे लंब है, L2 L3 पे लंब है। तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि L1 L3 पे लंब होगा? अब से नहीं, L1 L3 पे तो लंब होगा ही नहीं, आकृति में साफ साफ दिख रहा है। आप कोई तीन रेखाएं ले लो। L1 अगर L2 पे लंब है ना, L2 अगर L3 पे लंब है, तो गारंटीड बात है कि भैया L1 L3 लंब नहीं पाएंगे एक दूसरे पर। 100% श्योर बात है ये। ठीक है। तो वही बात आप लिखोगे कि L1 L2 पे लंब है, L2 L3 पे लंब है। तो 100% श्योर बात है कि L1 जो है वो L3 पर लंब नहीं है, पर लंब नहीं है। ठीक है। आप इन भाषा के चक्कर में मत आ जाइएगा। कभी आप सोचोगे भाई ये इस पे है तो ये इस पे है तो ये पाएगा ना। आकृति भी तो बना के देखो ना, ये इस पे है ये इस पे है, तो पक्की बात है कि L1 L3 एक दूसरे पे लंब नहीं है, ये देखो। ठीक है। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे पे लंब नहीं है तो उनका जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर मिलेगा तुमको? आपको सर नहीं मिलेगा। बस सुनना कि इनका जोड़ा हमें संबंध के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कह दो लास्ट में ये लाइन, आप कह दो कि भैया अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। क्योंकि एग्जाम्पल में हमने देख लिया ना। एग्जाम्पल ही तो लिया था हमने हमने ये तो कहा था भैया, मान लिया कि ये और ये संबंध के अंदर बिलोंग करते हैं, तो हमने देखा भैया ये जो है ना L1 L3 वो संबंध के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है। तो अगर ये आप यहाँ से यहाँ में नहीं पहुंचे तो संक्रामक संबंध नहीं है, तब सिंपल कह दो अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। आपको वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि भैया ये हम यहाँ से यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं तो इसलिए संक्रामक संबंध नहीं है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल कह सकते हो कि अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है। वो लाइन लिखने की जब जरूरत पड़ती है जब कोई चीज़ होती है। जब कोई चीज़ होती है ना तो उसको प्रॉपर जनरल मेथड में लिखा जाता है, और जब कोई चीज़ नहीं होती उसको आप एग्जाम्पल लिख दो। कोई कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हमने सिद्ध कर दिया कि भैया ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं है। क्लियर है? बात समझ आ गई भाई? इस तरीके से हमने सिद्ध किया कि भैया समतुल्य संबंध समतुल्य नहीं है, सममित है, संक्रामक नहीं है। ठीक है। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। उदाहरण नंबर फोर्थ एग्जाम्पल देखिए भाई। क्या क्या रखा है? क्या रखा है कि सिद्ध करो कि ये जो समुच्चय है ना, इस पर जो संबंध है आर। ठीक है। समुच्चय में संबंध कहो, समुच्चय पर संबंध कहो, एक ही बात है। ठीक है। तो ये जो समुच्चय है इसमें जो संबंध है आर, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 2, ये जो संबंध है समतुल्य है लेकिन सममित संक्रामक नहीं है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। कर देते हैं। पहले मैं समुच्चय लिख देता हूँ। जो मैं समुच्चय दे रखा है वो क्या है? वो सर जी कुछ इस प्रकार से है। संबंध क्या है? संबंध के अंदर इस प्रकार के जोड़े हैं। हमें सिद्ध करना है कि जो संबंध है वो समतुल्य तो है, समतुल्य तो है, ऐसा सिद्ध करना है। कोई भी चीज़ अगर है तो उसको जनरल मेथड में सोल्व किया जाता है, जनरली। ठीक है। कोई रूल नहीं है ये, जनरली ऐसा करते हैं। ठीक है। और कोई चीज़ नहीं है तो उसको हम जनरली एग्जाम्पल से करके दिखाते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है वो समतुल्य संबंध है। कैसे सिद्ध करेंगे वो देखो। तो हम क्या देख रहे हैं? समतुल्य संबंध की परिभाषा क्या थी कि समुच्चय के अंदर जितने एलिमेंट है ना उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए। अब जैसे एक है यहाँ पे,
अब 1,1 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 2 है यहाँ पे, 2,2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 3 है यहाँ पे, तो क्या 3 का खुद से खुद का जोड़ा इसके अंदर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि भैया समुच्चय के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनका खुद से खुद का जोड़ा इसके अंदर है, तो इसलिए समतुल्य संबंध है। तो वही बात आप लिख दो। आप कह दो यहाँ, क्या लिखोगे, यहाँ जितने भी एलिमेंट समुच्चय के अंदर हैं, ठीक है, इस समुच्चय को कुछ नाम दे दो। ठीक है, माना समुच्चय जो है इसको मैंने ए नाम दे दिया। बात समझ आ गई, समुच्चय को ए नाम दे दिया बेटा मैंने। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया यहाँ पर जितने भी एलिमेंट इस ए सेट के अंदर हैं, फॉर ऑल एलिमेंट इन, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए इनका खुद से खुद का जोड़ा जो है वो संबंध के अंदर है, अतः यह समतुल्य संबंध है। बात समझ आ गई, क्लियर है? तो ऐसे लिखना है, समझ में आ गया क्या? आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि भैया एक जो है वो समुच्चय के अंदर है और 1,1 भी संबंध के अंदर है। 2 जो है वो समुच्चय के अंदर है, 2,2 भी संबंध के अंदर है। 3 जो है वो समुच्चय के अंदर है और 3,3 जो है वो भी संबंध के अंदर है। तो इसलिए समतुल्य संबंध ऐसे लिख सकते हो। लेकिन वो प्रॉपर तरीका नहीं समझा जाता। होता क्या है कि अगर कोई चीज़ अगर मैथमेटिक्स में है ना, तो उसको जनरल वे में लिखा जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट तरीका होता है ना लिखने का। अब ऐसे लिखेंगे भैया एक इसके अंदर है, 1,1 भी है, 2 है, 2, कितना लेंथ हो जाएगा, तो ऐसे लिखा नहीं जाता। होता यह है कि भैया अगर कोई चीज़ है तो उसको जनरल मैथ में लिखा करो, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। पसंद में आ गई, क्लियर है? चलो फिर समतुल्य समीकरण हम दिखा दिया। अब हमें दिखाना है कि ये सममित नहीं है। कोई चीज़ अगर नहीं है मैथमेटिक्स में, उसको आप एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, मैं एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। मुझे ये दिखाना है कि सममित नहीं है, तो एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा देखो, सममित नहीं है ऐसा दिखाना है ना। तो आप ये यहाँ पे देखो कि 1,2 इसके अंदर है लेकिन इसका उल्टा इसके अंदर नहीं है। हाँ, तो वही बात आप कह दो। आप कह दो यहाँ, यहाँ 1,2 तो संबंध के अंदर है, परंतु इसका उल्टा जो है वो संबंध के अंदर नहीं है, अतः यह सममित संबंध नहीं है। क्योंकि कोई चीज़ अगर नहीं है ना तो उसको एग्जाम्पल लेके दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये नहीं था तो इसलिए मैं इसको एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ। अब तीसरी बात करते हैं संक्रामक की। हमें दिखाना है कि ये जो संबंध है वो संक्रामक भी नहीं है। कैसे दिखाएंगे वो देख लीजिए आप। संक्रामक नहीं है ऐसा दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, देखिए। तो अगर आप देखें तो 1,2 इसके अंदर है, 2,3 इसके अंदर है, लेकिन 1,3 इसके अंदर नहीं दिख रहा आपको। ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है। देख लो 1,3 कहाँ है, नहीं है ना। तो इसी का एग्जाम्पल ले लो आप कह दो यहाँ 1,2 इस संबंध के अंदर है, 2,3 इस संबंध के अंदर है, पर 1,3 जो है ना वो इस संबंध के अंदर नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है। समझ में आ गई? पूरा पूरा लिखना, मैं थोड़ा छोटा लिख दूंगा, संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया कि भैया ये समतुल्य तो था, सममित नहीं था, संक्रामक नहीं था। ठीक है, अब आ जाओ आप अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5वां। हमें दिखाना है कि ये जो संबंध है ना वो तुल्यता संबंध है। अब कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब कहलाता है, जब वो समतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे वो समझो। क्या क्या, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, जो समुच्चय दे रखा है वो आपको पूर्णांकों का दे रखा है ना। कहीं भी डार्क जेड लिखा जाए ना वो पूर्णांकों का समुच्चय ही होता है बेटा। तो जहाँ पे जो जेड है वो पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है, अब इस जेड पर संबंध परिभाषित है, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि इसके अंदर जो जोड़े हैं, इसके अंदर जो जोड़े हैं वो ऑब्वियस सी बात है पूर्णांकों के ही होंगे। क्योंकि अगर संबंध पूर्णांकों पर परिभाषित है ना, संबंध इस सेट पे है, तो जो जोड़े हैं वो पूर्णांक होंगे। संबंध मान लो किसी इस सेट पे होता है जहाँ पे लड़के होते हैं, तो इसके अंदर जो जोड़े हैं वो लड़के होते हैं, है ना। संबंध मान लो कि किसी ऐसे सेट पे होता है जी जहाँ पे ट्राइंगल्स होते हैं, तो यहाँ पे जो जोड़े हैं ना वो ट्राइंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे संबंध जो पूर्णांकों पे है, तो ये जो जोड़े हैं वो अंक है, पूर्णांक है। ठीक है, तो इस संबंध के अंदर जो जोड़े हैं ना, उनकी खास बात ये है, उनकी खास बात ये है कि जो पहला अंक है उसमें से अगर आप दूसरा अंक घटा दें, पहले अंक में से दूसरा अंक घटा दें ना, तो जो संख्या आती है वो 2 से भाग हो जाती है। समझ में आ गई?
पहले अंक में से दूसरा अंक घटाने पर ये जो संख्या आएगी ना, वो 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? या फिर आप कह लो कि 2 जो है वो a माइनस बी को विभाजित करता है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये समुच्चय हो गया, ये संबंध हो गया। हमें दिखाना है कि ये जो संबंध है वो समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। अब कोई चीज़ अगर है तो उसको कैसे दिखाओगे? जनरल मेथड से। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं। तो मुझे दिखाना है कि ये समतुल्य संबंध है। कैसे दिखाएंगे समझिए। तो उसके लिए आप मान लो कि कोई एक एलिमेंट है ए, जो कि बिलोंग कर रहा है इस संबंध, इस सेट से। एलिमेंट सेट से बिलोंग करते हैं बेटा, अवयव जो है वो सेट से बिलोंग करते हैं, जोड़े जो होते हैं ना वो संबंध से बिलोंग करते हैं। तो हमने मान लिया कि कोई एक सेट है, हमने मान लिया कोई एक एलिमेंट है ए जो कि सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ए है, अगर मैं उसमें से ए घटा दूँ, ए में से ए घटा दूँ तो 0 आएगा। अब 0 जो है वो 2 से भाग होता है कि नहीं होता? 2 से भाग होता मतलब 0 जो है वो 2 की टेबल में आता है कि नहीं आता? बस ये देख लो। अब सब बिल्कुल आता है, 2 0 0, है ना? 0 जो है वो 2 से भाग हो जाता है भाई। ठीक है, 2 0 से भाग नहीं होता, लेकिन 0 तो 2 से भाग हो ही जाता है। तो हमने क्या देखा कि भैया ए में से ए घटाने पे जो अंक आया वो 2 से भाग हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भैया अगर कोई दो एलिमेंट को घटाने पर जो अंक आया वो 2 से भाग हो जाए, तो इन दोनों एलिमेंट्स का जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे ये देखा कि भैया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दिस सेट, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, उन सब के लिए इनका खुद से खुद का जोड़ा जो है वो संबंध के अंदर है। ये हमने देख लिया। अतः यह समतुल्य संबंध है। लिख देना आप। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया कि ये समतुल्य संबंध है। बात समझ में आ गई? समतुल्य संबंध चेक करने की एक ट्रिक भी होती है। अगर आपको समतुल्य संबंध चेक करना हो ना, ये तो हमें पता ही था समतुल्य है, ठीक है, लेकिन अगर आपको चेक करना हो तो उसकी ट्रिक ये है कि आप है ना यहाँ पे ए कोमा बी की बजाय ए कोमा ए सोच ले मन में। अगर आप यहाँ पे ए कोमा ए रखेंगे तो यहाँ क्या जाएगा? ए माइनस ए। ए माइनस यानी कि 0। 0 2 से भाग होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब 0 2 से भाग होता है तो इसका मतलब क्या है कि समतुल्य है। ये ट्रिक है जब आपको चेक करना हो कि समतुल्य है या नहीं है। अब यहाँ पे तो हमें पता ही था कि समतुल्य है, तो यहाँ पे चेक चुक करने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्टली कर दो। अगर आपको चेक करना हो ना तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। अब मुझे ये सिद्ध करना है कि ये सममित भी है। कैसे सिद्ध करूंगा? तो आप कहेंगे सर सममित संबंध की परिभाषा क्या थी? कि भैया अगर ए बी टाइप का कोई जोड़ा संबंध के अंदर है तो उसका उल्टा भी संबंध के अंदर होना चाहिए। ये परिभाषा थी ना। तो उसके लिए मुझे पहले मानना पड़ेगा। हम कहें सर माना ए बी टाइप का जोड़ा जो है वो संबंध के अंदर है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, अब ए बी टाइप का जोड़ा संबंध के अंदर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी जो है वो 2 से भाग होता है। ए माइनस बी जो है वो 2 से भाग होता है ना? संबंध यही बोलता था कि भैया अगर कोई जोड़ा संबंध के अंदर है तो इसका मतलब ये है ना कि वो उनको घटाने पर वो 2 से भाग होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो अपने अगर ये मानना है कि ए बी जो है वो संबंध के अंदर है तो पक्की बात है कि इनको घटाऊंगा तो 2 से भाग हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। दो संख्याएं हैं, उनको घटाने पर अगर 2 से भाग हो रहा है तो चाहे आप आगे पीछे से घटाओ चाहे पीछे आगे से घटाओ, तो वो तो 2 से भाग होगा ही होगा ना। जैसे समझो 4 और 8 है, 4 में से 8 घटाओगे -4 आएगा, 2 से भाग होता है ना। अब ऐसे अगर तुम 8 - 4 कर दो तो वो भी तो 2 से भाग होगा ही होगा, 100% होगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लिख दो। आप कह दो भैया ए माइनस बी 2 से भाग होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी माइनस ए जो है वो भी तो 2 से भाग होगा भाई। नहीं समझे? चाहे ब्रैकेट टालो, ब्रैकेट अगर दिक्कत दे तो। ये समझे क्या? अगर भैया ए माइनस बी 2 से भाग हो रहा है तो गारंटेड बात है कि बी माइनस ए भी क्या होगा? 2 से भाग होगा। अगर बी माइनस ए 2 से भाग हो रहा है, दो अंकों को घटाने पर वह जो संख्या है वो 2 से भाग हो रही है, तो इन बी और ए का जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो हम यहाँ से चले थे भाई, घुमाते घुमाते यहाँ तक पहुँच गए। तो हम यही बात कह देंगे कि भैया यहाँ हम चले थे, यहाँ से पहुँच गए यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि अतः यह सममित संबंध है। बस समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने ये दिखा दिया कि यह सममित संबंध है। क्लियर है भाई? वापिस समझ लो।
सममित संबंध की परिभाषा क्या थी कि अगर ये जोड़ा संबंध के अंदर है तो इसका उल्टा भी संबंध के अंदर होना चाहिए। तो वही तो दिखा दी कि अगर ये जोड़ा इस टाइप का जोड़ा संबंध के अंदर है तो इसका उल्टा भी संबंध के अंदर मिलेगा मिलेगा, तो इसलिए सममित संबंध है। ठीक है बेटा। अब हम दिखाते हैं कि भैया ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध कैसे दर्शाएंगे? तो उसकी परिभाषा क्या थी कि अगर ए बी बी सी टाइप के कोई दो जोड़े संबंध के अंदर हैं तो इसी टाइप का जोड़ा भी संबंध के अंदर होना चाहिए, तभी वो संक्रामक है। तो संक्रामक संबंध अगर दर्शाना है तो मैं पहले मान लूंगा, मैं कह दूंगा भैया ए बी बी सी टाइप का जोड़ा इस संबंध के अंदर है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ए बी और बी सी टाइप का जोड़ा जो है वो इस संबंध के अंदर है। ठीक है, अब आगे देखिए आप। तो अगर आपने ये मान लिया कि ए बी टाइप का जोड़ा संबंध के अंदर है तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि ए माइनस बी को घटाने पर दो से भाग होगा, है ना। कोई भी जोड़ा संबंध के अंदर है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना। तो अगर ये जोड़ा आपने मान लिया कि संबंध के अंदर है तो पक्की बात है कि ए माइनस बी जो है वो दो से भाग होता है। ठीक है, और अगर आप ये बोल रहे हो कि भैया बी सी संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि भैया बी माइनस सी जो है वो भी दो से भाग होता है। समझ गए? ये पूरी लाइन आप लिख देना। अब सब देखो, ये संख्या है ए माइनस बी, क्या है? कोई संख्या है। अगर कोई संख्या दो से भाग हो रही है, ये वाली संख्या दो से भाग हो रही है और ये वाली संख्या दो से भाग हो रही है, तो अगर मैं इनको जोड़ दूं तो वही तो दो से भाग होगा। नहीं समझे? अगर कोई दो संख्या दो से भाग हो रही है तो अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ बेटा तो वही तो दो से भाग होगा, गारंटेड है ना। तो उसी बात को मैंने लिख दिया। कैसे गारंटेड है बताता हूँ। जैसे मान लो कि चार है, चार दो से भाग होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। आठ है, आठ दो से भाग होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो वही तो दो से भाग होगा ही होगा ना। अगर चार दो से भाग हो रहा है, आठ दो से भाग हो रहा है, तो अगर आप इनको जोड़ दें तो वो भी तो दो से भाग होगा होगा, 100% होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है ना। वो जोड़ने से फायदा क्या होगा कि माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, बचेगा क्या? ए माइनस सी। तो यहाँ से आपने ये देखा कि भैया ए माइनस सी जो है वो दो से भाग हो रहा है। अगर ए माइनस सी दो से भाग हो रहा है, कोई दो संख्याओं को घटाने पर अगर दो से भाग हो रहा है, तो इनका जो दो संख्याओं का जो जोड़ा है, ए और सी का जो जोड़ा है, वो संबंध के अंदर बिलोंग करेगा नहीं करेगा? आपसे बिल्कुल करेगा। संबंध के अंदर वो जोड़े बिलोंग करेंगे जहां पर उन दो अंकों को घटाने पर दो से भाग हो रहा हो। तो अगर ए में से सी घटाने पर दो से भाग हो रहा है तो पक्की बात है कि ए और सी का जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से चले थे यहाँ पहुँच गए, यहाँ से चल के अगर आप यहाँ पहुँच गए तो संक्रामक है। तो ये बात कह दो कि यहाँ हम यहाँ से चले थे भाई, और हम कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे पहुँच गए। तो अगर आप यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि यह संक्रामक संबंध है। तो हमने ये दिखा दिया कि भैया यह समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो हमें दिखाना क्या था कि तुल्यता संबंध है, ये दिखाना था ना भैया, हमें यही तो दिखाना था तुल्यता संबंध है। तो उसके लिए हमने क्या किया? समतुल्य दर्शा दिया, फिर सममित दर्शा दिया, फिर संक्रामक दर्शा दिया। तो आप लास्ट लाइन कह दो कि चूंकि, क्या कहोगे? चूंकि यह संबंध समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, अतः यह तुल्यता संबंध है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा। क्वेश्चन थोड़े थोड़े आपको लेंथी लग सकते हैं लेकिन आसान क्वेश्चन है, दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब आ जाइए आप लास्ट क्वेश्चन पे भाई। क्या लिखा है कि मान लो कि एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। एक संबंध है आर जिसके अंदर जो जोड़े हैं, है ना। अब यहाँ पे जो जोड़े हैं, यहाँ पे जो जोड़े के जो अंदर लिखी हुई चीज़ें वो क्या होंगी? वो इसके अंक होंगे, क्योंकि ये जो संबंध है ना वो ए में प्रभाषित है। ए में प्रभाषित से मतलब क्या है कि ये जो ए और बी है ना वो इनमें से कोई एक अंक होगा। ठीक है, ए कोई इनमें से अंक होगा, बी कोई इनमें से अंक होगा। तो इस संबंध की खास बात क्या है कि यहाँ पे जो जोड़े बन रहे हैं ना उनकी खास बात ये है कि यहाँ पे जो पहला अंक है और जो दूसरा अंक है वो या तो दोनों के दोनों विषम होने चाहिए या सम होने चाहिए, तभी वो इस जोड़े के अंदर जाएंगे। मतलब समझो, जैसे मैंने लिख दिया 2,2। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये जोड़ा इस संबंध के अंदर जाएगा? तो बिल्कुल जाएगा। क्यों?
क्योंकि दोनों के दोनों अंक जो हैं वो सम है। ठीक है, मैंने लिख दिया 3,3। क्या जोड़ा इस संबंध के अंदर जाएगा? अगर बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि दोनों के दोनों अंक जो हैं वो विषम है। ठीक है, मैंने लिख दिया 1,3। क्या जोड़ा इस संबंध के अंदर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों अंक विषम है। अब मैं ले लेता हूँ 2,3। क्या ये जोड़ा इस संबंध के अंदर जाएगा? हमसे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस संबंध के अंदर सिर्फ वही जोड़े जाएंगे जहाँ पर दोनों अंक या तो सम हो या दोनों विषम हो। यहाँ पे पहला सम है, पहला सम है, दूसरा विषम है, तो ये वाला जोड़ा इसके अंदर नहीं जाने वाला। इसके अंदर जाएंगे वही जहाँ पे या तो दोनों सम हो या फिर दोनों विषम हो। तो ये तो चल जाएगा इसके अंदर, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, लेकिन ये नहीं जा पाएगा। समझ गए? तो इसका ये मतलब है। अच्छा जी, हमें सिद्ध करना है कि जो संबंध है ना वो तुल्यता संबंध है। अब कोई भी संबंध तुल्यता संबंध है, ऐसा कब सिद्ध कर सकते हो? जब आप उसको समतुल्य सममित संक्रामक ऐसा सिद्ध कर दो। तो हमें तीनों चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप खुद ब खुद करिए, इसको समतुल्य सममित संक्रामक खुद ब खुद सिद्ध करिए, उसके बाद फिर आप देखिएगा। तो मान के चल रहा हूँ कि आपने करा होगा, तो मैं कर देता हूँ। तो ए सेट कितना देखा है? ए सेट है जी 1 से लेकर के 7 तक के अंक। और इस ए सेट पर एक संबंध परिभाषित है आर, जिसके अंदर जो जोड़े बन रहे हैं उसके अंदर जो दो अंक है ना, उनकी खास बात यह है कि ये दोनों अंक या तो सम होंगे या तो क्या होंगे बेटा, सम होंगे या विषम होंगे। ये खास बात है ना? अगर ऐसे जोड़े हैं तो भी वो संबंध के अंदर आ पाएंगे, नहीं तो वो जोड़े संबंध के अंदर नहीं आ पाएंगे। अब मुझे दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है, उसके लिए मुझे इसको समतुल्य सममित संक्रामक साइड दिखानी पड़ेगी। तो पहले मैं समतुल्य दर्शाता हूँ। समतुल्य कैसे दर्शाऊंगा? तो पहले मैं मान लूंगा, माना ए कोई एलिमेंट है जो कि ए सेट के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छा जी, अगर ए सेट के अंदर बिलोंग करता है तो मुझे दिखाना है कि ए कोमा ए जो संबंध के अंदर बिलोंग करेगा। अब ए कोमा ए संबंध के अंदर कब बिलोंग करेगा? जब ए कोमा ए के दोनों एलिमेंट ए और ए या तो दोनों सम हो या विषम हो, तब बिलोंग करेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर ए एक सेट के अंदर बिलोंग, ए जो है वो ए सेट का कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ए और ए या तो ये दोनों सम होंगे या दोनों विषम होंगे। बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? ये आप कोई भी अंक उठा लो, मान लो आपने 5 उठा लिया, तो 5 और 5 का जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 3 उठा लिया, 3 और 3 का जोड़ा संबंध के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों अंक या तो सम होंगे या विषम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर कोई भी एलिमेंट आप ए साइड से उठाते हो तो इसका खुद से खुद का जोड़ा अगर बनाओगे ना तो वो जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों अंक जो हैं वो या तो सम होंगे, दोनों विषम होंगे। तो वही बात हम कह रहे हैं कि भैया इसका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों अंक या तो सम होंगे या दोनों विषम होंगे। अब मान लो कि आपने 2 उठा लिया, तो 2,2 जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ। बात समझ में आ गई? तो आप क्या कहेंगे? सर यहाँ यहाँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए इनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर जा रहा है, अतः यह समतुल्य संबंध है। लिख दें आप ये लाइन। ठीक है, तो समतुल्य तो हमने सिद्ध कर दिया भाई। अब मुझे सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है वो सम्मित संबंध है। ठीक है, अब सम्मित कैसे सिद्ध करूंगा? परिभाषा क्या है सम्मित की? हम्म सम्मित की परिभाषा बोल दो। तो आपके साथ सम्मित की परिभाषा ये है कि अगर ए बी टाइप का कोई जोड़ा संबंध के अंदर है ना, तो इसका उल्टा भी संबंध के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मान लेंगे, हम कहते हैं माना ए बी टाइप का कोई जोड़ा संबंध के अंदर है। ठीक है, अब ए बी टाइप का जोड़ा संबंध के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ए कोमा बी या तो दोनों सम होंगे या दोनों विषम होंगे। यही तो बात है, ये समझे? भाई कोई भी जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है तो वो इस खास बात को तो फॉलो कर ही रहा होगा ना, तभी तो वो संबंध के अंदर जा रहा है। इस संबंध के अंदर वही जोड़े जाएंगे ना जिसमें या तो दोनों के दोनों सम हो या दोनों विषम हो। तो अगर मैंने ये मान लिया कि ये जोड़ा इस संबंध के अंदर बिलोंग करता है तो इसकी बात पक्की है कि भैया या तो ये दोनों अंक सम पाएंगे या दोनों विषम पाएंगे। अब इसी बात को मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूँ, अगर ए और बी दोनों सम या विषम हैं तो पक्की बात है कि बी और ए जो होंगे वो भी दोनों सम या विषम होंगे। नहीं समझे? भाई 2 और 4, मान लो अपने 2 अंक उठा लिए 2 और 4। अब 2 और 4 दोनों सम है ना, तो आप ऐसे ही तो बोल सकते हो कि 4 और 2 दोनों सम है। एक ही तो बात है, 2 और 4 सम है। तो अगर इस बात को बोलना चाहूँ तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 4 और 2 सम है। एक ही तो बात है ना भाई। तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि भैया ए भी जो है वो दोनों सम या विषम है, तो बी ए जो है वो भी दोनों या तो सम होंगे या विषम होंगे। नहीं समझे?
ठीक है। अब कोई भी दो अंक या तो सम हो या फिर विषम हो तो उनका जोड़ा उसका जोड़ा जो है वो संबंध के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो अगर ये दो अंक सम है या फिर ये दोनों विषम है तो इनका जोड़ा संबंध के अंदर जाएगा। ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे? हुआ ये है कि हम यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच गए। आपने ये दिखा दिया कि अगर कोई जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा भी संबंध के अंदर है, ऐसा आपने दिखा दिया। अतः यह सम्मित संबंध है। क्लियर है सन्मागी? तो इस तरीके से हमने इसको सम्मित दर्शा दिया। अब हमें दर्शाना है कि ये जो संबंध है वो संक्रामक भी है। हमें दर्शाना है कि जो संबंध है वो संक्रामक भी है। संक्रामक कैसे दर्शाएंगे देख लीजिए। तो संक्रामक की परिभाषा क्या थी? संक्रामक की परिभाषा ये थी कि भैया अगर ए बी टाइप का जोड़ा संबंध के अंदर है, बी सी टाइप का जोड़ा संबंध के अंदर है, तो आप ये ढूंढते हैं कि क्या ए सी टाइप का जोड़ा संबंध के अंदर है या नहीं है। तो इसलिए मैंने मान लिया कि ए बी टाइप का जोड़ा संबंध के अंदर है, बी सी टाइप का जोड़ा संबंध के अंदर है। ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करते करते ए सी बिलोंग्स टू आर तक पहुंचना चाहूंगा, तब वो संक्रामक हो जाएगा। ठीक है। अब कैसे पहुंचेंगे देखो। ए भी संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया ए कोमा बी या तो ये दोनों सम है या विषम है। ऐसे ही अगर ये जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बी और सी या तो ये दोनों सम है या विषम है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ध्यान से सुनना। ए और बी या तो दोनों सम है या दोनों विषम है। बी और सी या तो दोनों सम है या विषम है। ठीक है। तो जो ए और सी होंगे वो भी तो या तो दोनों सम होंगे या दोनों विषम होंगे, है कि नहीं? नहीं समझे? समझो। जैसे मान लो कि ए और बी मैं ले लेता हूँ लेट से 2 और 4। बी और सी मैं ले लेता हूँ लेट से 4 और 8। क्योंकि अगर ये 4 से एंड हो रहा है तो ये भी तो 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, ए बी बी सी टाइप के लेने हैं आपको। तो अगर ये दोनों सम हैं तो ये भी दोनों सम होंगे। ठीक है ना? ये दोनों अगर सम है तो ये भी दोनों सम होंगे, तो उस हिसाब से ए सी जो है वो भी तो सम ही होगा। और अगर मान लो ये दोनों में विषम लेता, मान लो 3 और 5 लेता, तो यहाँ पे 5 और विषम लेना पड़ता, 7 लेना पड़ता। तो अगर ये दोनों विषम हैं तो ए सी जो है वो भी तो विषम होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ए और बी दोनों सम या विषम है, बी और सी दोनों सम या विषम है, तो पक्की बात है कि जो ए और सी हैं वो भी या तो सम हो सकते हैं विषम हो सकते हैं। तो उसी बात को हम लिख रहे हैं। समझे? तो हम कहेंगे कि भैया ए बी अगर दोनों सम है या फिर विषम है, बी सी दोनों सम है या विषम है, तो पक्की बात है कि जो ए सी है वो या तो दोनों सम होंगे या विषम होंगे। ठीक है। अब कोई भी दो अंक अगर सम है, दोनों के दोनों क्या तो सम है या फिर विषम है, तो उनका जोड़ा संबंध के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो यही चीज़ हो गई। यहाँ हमने ये दिखा दिया कि अगर कोई जोड़ा ए बी टाइप का जोड़ा संबंध के अंदर है, बी सी टाइप का जोड़ा संबंध के अंदर है, तो पक्की बात है कि भैया ए सी टाइप का जोड़ा भी संबंध के अंदर है। अतः यह संक्रामक संबंध है। तो इस तरीके से हमने करना था। पसंद आ गई? तो इस प्रकार से हमने इसको सोल्व कर लिया। तो हमने ये दिखा दिया कि ये जो संबंध है ना, लास्ट में लाइन लिख देना, हमने दिखा दिया कि ये जो संबंध है, चूंकि यह संबंध समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, अतः यह तुल्यता संबंध है। तो इस तरीके से हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है। बात समझ में आ गई भाई? क्लियर है? ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी क्वेश्चन अपने आधे से पहुंचा है, हमने यहाँ तक कर दिया। हमने दिखा दिया कि ये जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है। अब आगे देखो, आगे नई चीज है। क्या क्या सिद्ध करो कि जो उपसमुच्चय है ना इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है मतलब यहाँ पे संबंध क्या था पहले ये बताओ। आपके साथ संबंध ये था कि भैया दो अंक अगर आप चुनेंगे, दो अंकों का जोड़ा अगर आप चुनेंगे, है ना, तो वो दोनों के दोनों क्या तो विषम होने चाहिए या सम होने चाहिए, तभी वो इस संबंध के अंदर जाएंगे। तो आपको ये सिद्ध करना है कि इस उपसमुच्चय के
जो सभी अवयव हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस उपसमुच्चय में से कोई भी दो एलिमेंट उठाऊंगा तो वो इस संबंध के अंदर जाएगा ही जाएगा, ऐसा सिद्ध करना है। तो आप कोई भी दो एलिमेंट उठा के देख लो, मान लो 3 और 5 उठाया, तो वो संबंध के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि दोनों विषम है। ये दो एलिमेंट उठाए, ये संबंध के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ये दो अंक उठाए, ये इन दो अंकों का जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि दोनों विषम है। कोई भी दो अंकों का आप जोड़ा बनाओ, आप पाएंगे कि वो जो जोड़ा है वो इस संबंध के अंदर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों अंक क्या है यहाँ पे विषम है, इसलिए। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि इस उपसमुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे विषम अंक हैं। अगर विषम अंक हैं तो कोई भी दो अंक उठाऊंगा तो उनका जोड़ा इस संबंध के अंदर जाएगा, इसलिए संबंधित है। बात समझ आ गई? अब ऐसे ही आपको सिद्ध करना है कि ये जो सेट है इसके सारे अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे सिद्ध करोगे? आप कहें भाई कोई भी दो अंक अगर मैं उठाऊंगा तो वो जोड़ा इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 4 और 6 को उठाया तो इसका जोड़ा इसके अंदर जाना है, क्योंकि दोनों सम है। 2 और 6 उठाया, इसका जोड़ा भी इसके अंदर जाना है, क्योंकि दोनों सम है ना? 4 2 उठा लो, इसका जोड़ा भी इसके अंदर जाएगा, क्योंकि दोनों सम है। तो ये भी सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि सारे के सारे सम हैं। सम है तो कभी दो अंक उठाएंगे तो वो सम ही, दोनों के दोनों अंक सम ही आएंगे ना, तो जोड़ा इसके अंदर जाएगा जाएगा, तो इसलिए ये भी एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर आपको सिद्ध करना है कि इस उपसमुच्चय का कोई भी अवयव इस समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये वाला जो सेट है वो इस सेट से संबंधित नहीं है। ठीक है, संबंधित नहीं है मतलब क्या है कि भैया इसका और इसका रिलेशन नहीं बन सकता आपस में, है ना? अगर मैं एक एलिमेंट इसमें से उठाऊं, एक एलिमेंट इसमें उठाऊं और जोड़ा बनाऊं तो वो जोड़ा इसके अंदर नहीं जाएगा, ऐसा सिद्ध करना है। और वो नहीं जाने वाला, गारंटी नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि मान लो तुमने 3 उठा लिया, यहाँ से तुमने 4 उठा लिया, 3 को 4, 3 और 4 का जोड़ा इसके अंदर जाएगा? आपके से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक विषम है एक सम है, इसके अंदर तो वही जाएंगे ना जहाँ पे या तो दोनों सम हो दोनों विषम हो। तो ये वाला इसके अंदर नहीं जाने वाला, है ना? तो आप पहला एलिमेंट इसमें उठा लो, दूसरा एलिमेंट इसमें उठा लो, आप पाएंगे कि जो जोड़े बनेंगे ना वो इसके अंदर जाएंगे ही नहीं, गारंटेड नहीं जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आप ये कह देना कि ये उपसमुच्चय और ये उपसमुच्चय एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे विषम है, इसके अंदर सम है, तो जो जोड़ा बनाएंगे उसके अंदर दोनों के दोनों सम या दोनों दोनों विषम नहीं होंगे, एक सम होगा एक विषम होगा, तो इसलिए संबंधित नहीं है। ठीक है, अब ये जो मैंने बात कही है ना, बस इसको लिखना है अपनी भाषा में, कैसे लिख दो। ठीक है, जरूरी नहीं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है, आप अपनी भाषा में लिख लो, क्योंकि आपको समझ तो आ गई होंगी चीज़ें, तो मैं अपनी भाषा में लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जानबूझ के लिखा है ताकि मैं हिंदी यहाँ से देख देख के लिखता रहूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये लिखने के बाद आपको लास्ट में लाइन लिखनी है। आप क्या कहेंगे कि यहाँ यहाँ ये जो उपसमुच्चय है इसका कोई भी अवयव, या फिर आप कह लो इसी की लाइन उठा लो, आप कह लें कि इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर सभी भी सम है, सॉरी संबंधित है भाई, संबंधित है, माय मिस्टेक। इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों हैं? क्योंकि इसमें सभी विषम अंक हैं, इसमें सभी विषम अंक हैं, सभी विषम हैं लिख दो, है ना? सारे के सारे विषम अगर हैं तो कोई भी दो अंकों का जोड़ा बनाऊंगा तो वो संबंध के अंदर चला जाएगा, तो इसे संबंधित है भाई। ठीक है, अच्छा जी, फिर आपको दिखाना है कि ये जो उपसमुच्चय है ना इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये बात कह दो कि यहाँ इस जोड़े के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों हैं? क्योंकि इसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाऊंगा तो उसका जोड़ा संबंध के अंदर जाएगा, क्योंकि सारे के सारे सम है, क्योंकि इसमें सभी अवयव सम है। बस समझ आ गई? फिर आपको ये सिद्ध करना है कि भैया इस उपसमुच्चय का कोई भी अवयव इस उपसमुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ऐसा सिद्ध करना है। अब मुझे बताओ कि इस उपसमुच्चय का कोई भी अवयव इस उपसमुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं एक एलिमेंट इसमें उठाऊंगा, एक एलिमेंट इसमें उठाऊंगा और जोड़ा बनाऊंगा तो वो जोड़ा संबंध के अंदर नहीं जाने वाला, क्योंकि इसमें से एक विषम है एक सम है, इसलिए। तो ये बात आप कह दो, आप कह दें यहाँ क्वेश्चन वाली लाइन उठा लो ना, यहाँ ये जो उपसमुच्चय है
इसका कोई भी अवयव, ये जो उपसमुच्चय है इसके किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि इस समुच्चय में सभी सम हैं और इस समुच्चय में सभी विषम हैं। यही बात आपको लास्ट में लिखनी है। मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता। थोड़ी जगह बना लेता हूँ, चलो। बस वही है कि थोड़ा सा दिहाड़ी वाला काम है इसके अंदर। जितना ज़्यादा लिखोगे ना इसमें, उसके नंबर है। जितना ज़्यादा लिखोगा मतलब ये नहीं कि पूरा पेज भरा हो, जितना लिखवा रहा हूँ उतना लिखाना। ठीक है। संबंधित नहीं है क्योंकि इस समुच्चय के, क्योंकि इस समुच्चय के सभी अवयव विषम हैं तथा इस समुच्चय के सभी अवयव सम हैं। बस हो गया, ये रीजन दे देना, बस कहानी खत्म। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया सोल्व। यहाँ तक का हिस्सा तो आसान ही था, तुलता संबंध दर्शाना था, दर्शा दिया। उसके बाद हमें ये दिखाना था कि ये जो उपसमुच्चय है ना, इसके सभी अब एक दूसरे से संबंधित हैं। संबंधित है इसका मतलब क्या है कि इसमें से कोई भी दो अंक उठाऊंगा, उसका जोड़ा बनाऊंगा तो वो इस संबंध के अंदर जाएगा। ऐसा सिद्ध करो। तो वो जाएगा, जाएगा क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे सारे विषम है, इसके अंदर भी सारे सारे सम है, तो इनका जोड़ा भी जाएगा। इसका और इसका, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है भाई। क्योंकि इसका अगर एलिमेंट उठा लें, इसका अगर एलिमेंट उठा लें, पहला एलिमेंट इसका, दूसरा एलिमेंट इसका उठा लें, तो यहाँ पे जो जोड़ा बनेगा वो संबंध के अंदर नहीं जाने वाला। क्योंकि ये तो विषम है, ये विषम सम है, तो जोड़ा जो बनेगा वो विषम सम का बनेगा। ठीक है, तो इसलिए नहीं जाने वाला। ये तो दोनों विषम हो या दोनों सम हो तब जाता है। तो इस तरीके से हमारे हो गए सारे एग्जाम्पल कंप्लीट। तो हमने कर लिया एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट भाई। इसके अंदर हमने पढ़ा क्लास 11th के बारे में, कार्तीय गुणन संबंध फलन के बारे में, फिर समतुल्य संबंध क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है ये पढ़ा। उसका तुलता संबंध पढ़ा, तुलता वर्ग पढ़ा। ठीक है, बस फिर उदाहरण करे, हो गया काम खत्म, है ना। अब अगले लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आंसर्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।